नहीं नहीं, पैर मत छू यार। क्या हो गया? सब ठीक है, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। संभाल, फिर संभाल भाई। चलो। अरे निकेत दादा, क्या कर रहे हो आप? उनको संभालो। क्या हो गया आपको? सब ठीक है ना? क्या? आई थिंक कोई तो। क्या हो गया? अरे उसका ऑर्डर आ गया, फाइनल है क्या? हाँ। 16% मिला है। फॉर? जी। नहीं, सो जो ओबीसी में से, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर इंटरनल 60%। ओके, तो जो भी रिजर्वेशन रहेगा ओवरऑल, उसमें जो ओबीसी कैटेगरी ऑलरेडी होगी उसमें 16% मराठा रिजर्वेशन रहेगा। ओके। फाइट इसी चीज की थी और अब ये रिजॉल्व हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा है। यस यार। चलो 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 बेटा जी। यस गुंडे। मुझे वही पढ़ना है जो उन्होंने बताया, उसके हिसाब से तो नहीं होगी, बिकॉज ओबीसी का इंटरनल चेंज हुआ है ना, तो अपन का चेंज नहीं होना चाहिए। चलो। यस 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 गुंडे। श्श्श। चलो। नहीं नहीं, रिजर्वेशन इस पे अपन लोग क्लास में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, एकदम मस्ती से रहो। पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। और बस आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, पॉलिटिकली अवेयर रहना है। मैंने इस बारे में ऑलरेडी पहले बात की है कि यू हैव टू बी पॉलिटिकली अवेयर। यू कैन नॉट से कि मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट क्या नहीं है फिर कुछ नहीं। यू हैव टू बी पॉलिटिकली अवेयर कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ। इस साल तो आपको और ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम डेट्स पे भी उसका इंपैक्ट आ सकता है। रूमर्स आएंगे, बिल्कुल सोचने का नहीं, ये मान के चलने का कि जून के जो एग्जाम है वो टाइम पे ही हो रहे हैं। तो रूमर्स ऐसे आएंगे कि लोकसभा इलेक्शन के कारण एग्जाम्स पोस्टपोन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने उसको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करना है। आप लोगों ने मान के चलना है कि हमको जो भी आपका 1 मार्च है उससे जी जान से पढ़ाई शुरू कर देनी है, और 1 जून से अपना एग्जामिनेशन। ऐसा। कभी गलती से 5-10 दिन मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले, ऐसा। तो अभी उस भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट डेट तो अनाउंस कर ही देती है। और हमारी इंस्टीट्यूट तो सबसे तूफान है। हमारे इंस्टीट्यूट फिक्स डेट कब से अनाउंस कर दी पता है? लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन आपके 30 दिसंबर को, दिसंबर टाइम खत्म होगा, और वो उसी दिन जून अटेम्प्ट का टाइम टेबल दे देंगे कि पढ़ ले तू, तेरा एग्जाम कैसा हो तेरे को पता है, ये ले। ऐसे कौन करता है यार? थोड़ा रुको, 25 फरवरी के आसपास दो। शर्म है या लज्जा। चलो छोड़ो, हम लोग पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देते हैं। यस। काफी इजी चल रहा है। हम लोग टुवर्ड्स द एंड है हमारे आईसीडीआर को कंप्लीट करने के लिए। आईसीडीआर कंप्लीट होने के बाद में हम लोग फंडिंग को रियल सेंस में शुरू करेंगे। फंडिंग जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोगों को पढ़ना है इन वेरियस क्वेश्चन फॉर्म्स, तो हम लोग फिर चार्ट के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, ताकि एक अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जीक्यूटिव में जो था ये सब बेसिक्स ही चल रहा है अभी तक भी, कोई लोड की बात नहीं। चलो। अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एकदम इजी बीजी। चलो आ जाओ यारो, एकदम मजे में रहने का है, एकदम मस्ती में हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। हमें तो सिर्फ यहां तक जाना है, फिर बीच के कुछ टॉपिक्स को हमने स्किप किया है, वो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। चलो। छोटे से टॉपिक, अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अलॉटमेंट म्हणजे अलॉटमेंट, रिफंड मतलब जिसको अलॉटमेंट नहीं किया, रिफंड। एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने टाइम पे रिफंड नहीं किया तो आपके ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट। काफी आसान है। द इश्यूअर एंड लीड मैनेजर shall ensure that specified securities are allotted and application money are refunded or unblocked। अनब्लॉक क्यों बोलना पड़ा? आसबा आ चुका है ना। अनब्लॉक फ्रैंकली स्पीकिंग रिफंडेड हटा देना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में होता है रिफंड, तो इसलिए रखा है इन्होंने। विद इन सच पीरियड एज बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी जितने समय में बताएगा उसके अंदर आपको क्या कर देना चाहिए, आपको अलॉटमेंट भी कर देना है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हो रहा है उनको आपको रिफंड भी कर देना है। इजी। द लीड मैनेजर शैल इंश्योर द अलॉटमेंट, क्रेडिट ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है हमने आज की तारीख में, आईपीओ में डायरेक्टली शेयर्स कैसे मिलते हैं? डीमैट फॉर्म के अंदर। रिफंडिंग और अनब्लॉकिंग ऑफ एप्लीकेशन मनी एज मे बी एप्लीकेबल आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। कि सब कुछ ये पूरा का पूरा अनब्लॉकिंग, अलॉटमेंट, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा, कुछ फिजिकली आजकल होता नहीं है। वेयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर नॉट अलॉटेड और एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेड और अनब्लॉक विद इन अ पीरियड स्टिपुलेटेड अबव। स्टिपुलेटेड अबव कहां बताया? ये जो भी बताया होगा यहाँ पे, जो भी सेबी ने टाइम पीरियड बताया उसके अंदर अगर आप टाइम पे रिफंड नहीं कर पाए, अलॉटमेंट नहीं कर पाए, then you'll have to pay interest at the rate of 15% per annum to the investor and within such time as is in the offer document and the lead manager shall ensure the same।
कि आपको 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अगर आपने रिफंड नहीं किया है तो, और ये आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा विद इन सच टाइम एज डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द लीड मैनेजर शैल इंश्योर द सेम। ये लीड मैनेजर की जिम्मेदारी है कि टाइम पे अगर रिफंड नहीं हुआ है तो वो रिफंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट किया जाए, ठीक है। SEBI through a circular dated this has made an endeavor to reduce listing time to 3 working days from the date of closure of issue and accordingly mandated that retail individual investor use the UPI method. However, till SEBI notifies the same, securities are listed in 6 working days. हम अभी मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ना है, तो मॉड्यूल का कहना है कि सिक्योरिटीज 6 वर्किंग डेज में लिस्टिंग होती है। जब मॉड्यूल बना उन्होंने इस हिसाब से लिखा होगा, और इनका एंडिएवर है, कोशिश है कि 6 वर्किंग डेज को कहां लेकर आना है, 3 वर्किंग डेज पे। हमें एग्जाम में यही लिखना है। ऐसा जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे उस दिन हो सकता है कि 3 वर्किंग डेज में हो रहा हो, आज हो रहा है, हो सकता है 4 वर्किंग डेज में दे रहा हो, लेकिन हमें फ्रॉम दिस पर्पस वी हैव टू फॉलो व्हाट इज गिवन इन द मॉड्यूल प्लस सप्लीमेंट। अगर हमारे अटेम्प्ट के सप्लीमेंट ने कह दिया दैट करंटली सिक्योरिटीज आर लिस्टेड विद इन 4 वर्किंग डेज, देन इट इज विद इन 4 वर्किंग डेज। तो कुछ चीजें जहां पे इमीडिएट चेंजेस होते हैं तो हमको करंट सिनेरियो नहीं देखना है, हमको देखना है कि हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल सिनेरियो क्या होगा। वैसे इंस्टीट्यूट का ज्ञान क्या होता है ये आपको पता है कि आपके अटेम्प्ट के 6 महीने पहले के अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होते। तो अगर किसी व्यक्ति का एग्जामिनेशन है जून 24 में, तो उसके ऊपर जनवरी टू मई ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है। ये उनका रूल है, लेकिन ये सब इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं करता है। इंस्टीट्यूट का क्या लॉजिक है कि हमने जो आपको मॉड्यूल में दे दिया प्लस यहां पर हम एक सप्लीमेंट देंगे, तो आपका मॉड्यूल प्लस सप्लीमेंट ये आपको एग्जाम में ले जाके लिखना है, सिंपल। सप्लीमेंट में कभी कभी जनवरी फरवरी के अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, और सप्लीमेंट में कभी हो सकता है कि उन्होंने दिसंबर नवंबर के अमेंडमेंट्स भी नहीं लिए। तो आपको सिंपल रखना है, मॉड्यूल में जो दे रखा है प्लस सप्लीमेंट, दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। इजी पीजी। चल और लाइफ इजी कर देते हैं कि आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, जो क्लास में पढ़ा है। अगर नोट्स में कहीं भी कुछ चेंज होता है तो फिर मैं उसका सेपरेट अमेंडमेंट वीडियो दूंगा ना। अमेंडमेंट वीडियो में कभी कभी मैं ऐसे अमेंडमेंट्स पढ़ाता हूं जो आए हुए 1 साल हो गया, लेकिन जिस दिन इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट में देता है उस दिन मैं उसको लेके पढ़ा देता हूं। तो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, आपका जो क्लास में पढ़ा है नोट्स वो प्लस आपके अटेम्प्ट का अमेंडमेंट। एकदम ईजी है। अटेम्प्ट के तकरीबन 30 डेज के पहले आई एंश्योर एक टाइमलाइन रखता हूं कि 30 डेज के पहले आपके अमेंडमेंट आप तक पहुंच जाए, तो यू हैव इनफ टाइम। 3-4 घंटे के अमेंडमेंट होते हैं और वो क्लोज हो जाता है। चल लाइफ इजी है, तो हम यही चीज पढ़ते हैं सर। ना तो यहाँ पे टाइमलाइन दिया है, ना ही हमको जो टाइमलाइन दिया है वो भी फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, तो बात खत्म हो गई। टॉपिक तो यही कहता है कि आपको विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अलॉटमेंट कर देना है और रिफंड कर देना है, और अगर टाइम पे अलॉटमेंट रिफंड नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। खत्म। इससे इजी तो कोई रेगुलेशन हो ही नहीं सकता है सर। अगर पूरा लॉ ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए एज स्पेसिफाइड करते हुए। हम जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टुवर्ड्स पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। प्री इशू एडवर्टीजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्री इशू एडवर्टीजमेंट में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी। पहला, एडवर्टीजमेंट कहां देना है समझ लो, वेयर, व्हाट एडवर्टीजमेंट में क्या पब्लिश करना है, एंड व्हेन कि एडवर्टीजमेंट आखिर किस टाइम पे देना है। तो किस टाइम पे देना है, क्या पब्लिश करना है और कहां पब्लिश करना है। कहां पब्लिश करना है बॉस, इंग्लिश हिंदी रीजनल, इट इज वेरी इजी। कब पब्लिश करना है, व्हेन इट हैज टू बी पब्लिश्ड एंड व्हाट हैज टू बी पब्लिश्ड। तो प्री इशू एडवर्टीजमेंट जब हमने पढ़ा था, प्री इशू एडवर्टीजमेंट व्हेन इट हैज टू बी पब्लिश्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी। जब हमने आरओसी का ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया फिर प्री इशू एडवर्टीजमेंट आता है। वेयर आ गया, 1 इंग्लिश 1 हिंदी 1 रीजनल, एंड क्या ये कंटेन करता है डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 10 ऑफ आईसीडीआर, जिसके अंदर आपका पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट के डिस्क्लोजर्स होता है। अब यही सब चीजें हमें पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट, व्हिच इज सुपर इजी। The lead manager shall ensure that an advertisement giving details relating to, ये हो गया कि पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आएगा। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, 90% हुआ कि नहीं हुआ, 100% हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है क्या, तो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, आपके अलॉटमेंट का बेसिस क्या है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अलॉटमेंट का बेसिस कैसा रहता है। तो ये अलॉटमेंट का बेसिस बताना है आपको कि आपका रेशियो क्या रखा है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, नंबर, वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ ऑल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग आसबा, कि टोटल कितने एप्लीकेशंस आए, कितने वैल्यू के एप्लीकेशंस आए हैं, ये सब भी आपको बताना है। नंबर, वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल अलॉटी फॉर ऑल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग आसबा, और कितने लोगों को सक्सेसफुली शेयर्स अलॉट किए, नंबर समरी में, ये भी बताना है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर, कि सबके रिफंड ऑर्डर्स किस दिन तक हमने डिस्पैच कर दिए, ये भी बताना है। एंड इंस्ट्रक्शन टू सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक बाय द रजिस्ट्रार, ये कौन होते हैं याद है ना, आसबा के अंदर जो लोग
आपके बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करने वाले हैं, आपका बैंक जो है उसे कहते हैं सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, उनको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है वो, एंड डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन। प्रैक्टिकली आप समझो, कोई भी कंपनी का आईपीओ खत्म हुआ, एफपीओ कंप्लीट हुआ, आईपीओ को इमेजिन करते हैं, आईपीओ होते ही आपको न्यूज में क्या चाहिए कि यार इस कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करने थे और कितने का एप्लीकेशन आ गया। तो आप न्यूज में पढ़ते हैं 8 times ऑफ द रिटेल कैटेगरी हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड। तो ये न्यूज क्या है, यही तो है कि आपका सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है और कितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, उसके बाद में कितने लोगों का आप अलॉटमेंट करोगे। सर वो तो पहले से पता है ना, 1 लाख शेयर तो 1 लाख शेयर को अलॉटमेंट करेंगे, नहीं, आप 1% तक ज्यादा भी कर सकते हो ना फॉर राउंडिंग ऑफ। तो ये भी आपको पोस्ट इशू में देना है कि हमने एग्जैक्टली अलॉटमेंट कितने का किया। ठीक है साहब, इतने का क्या सब्सक्रिप्शन सेटिस्फाई हुआ है कि हाँ, किस दिन तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे ये भी आपको बताना है, कितने दिन तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। लिस्टिंग एप्लीकेशन आप कब देने वाले हैं ये भी आपको बताना है कि लिस्टिंग एप्लीकेशन देंगे, और जिनको एप्लीकेशन नहीं हो पाया, अलॉटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया जिनके एप्लीकेशन, उनको रिफंड कब तक होने वाला है ये भी आप बताएंगे। तो एकदम प्रेम से जैसे ही आपका इशू कंप्लीट हुआ है, ये बेसिक डिटेल्स है जो आपको पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट में सबको देनी है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये आपको कब देनी है। इट हैज टू बी गिवन विद इन 10 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज। 10 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस फॉर्मेलिटीज, कि जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है उसके 10 दिन के अंदर। अब इनके फॉर्मेलिटीज से इनका मतलब क्या होता है, आपका इशू क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये अलॉटमेंट वगैरह आपने कर दिया, पूरा अलॉटमेंट रिफंड वगैरह डिस्पैच सब कर दिया है, उसके 10 दिन के अंदर आपको इंश्योर करना है कि आप दे देंगे एक पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। कहां पे देते हैं, इजी है, 1 इंग्लिश, 1 हिंदी एंड 1 रीजनल न्यूज़पेपर जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। The above mentioned details should also be placed on the website of the stock exchange. जिनको एग्जीक्यूटिव का याद आ रहा है एकदम मजे में रहो, आते हैं यहां पे पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज, ऐसा ही था, इसके आगे बस एक चीज ऐड कर देता हूं, विद इन 10 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज। बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल अलॉटमेंट वगैरह कहां देना है, इंग्लिश हिंदी रीजनल, रीजनल न्यूज़पेपर जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। जहां पे भी आप रीजनल लिख रहे हो वहां पे ब्रैकेट में लिखा करो कि कौन सा रीजन ले रहे हो, कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज का रीजन लेते हैं। उसके बाद में क्या है, कंटेन करता है आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का बेसिस, रिफंड, लिस्टिंग, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, उसके बाद में बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तो कवर कर लिया हमने। और बोलो और क्या था जो हमने यहां नहीं लिखा है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड, एप्लीकेशन कितनी आई है, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें आपको पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट में करनी है। अगर एग्जाम में गलती से भी क्वेश्चन आ गया तो बोनस मार्क्स दे रहे हैं वो, प्री इशू एडवर्टीजमेंट, पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। मेमोरी टेक्निक ऐसी ही रखनी है कि दोनों में 3-3 इंफॉर्मेशन लिखी, मतलब आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कब पब्लिश करते हैं, क्या पब्लिश करते हैं और कहां पब्लिश करते हैं, 3 इंफॉर्मेशन लिखते ही आंसर कंप्लीट हो जाता है। इजी है, काफी इजी है, कुछ परेशानी की बात ही नहीं है। यस यार, जी उन्होंने नोट्स के अंदर लिख दिया है कि इस शेड्यूल में दे रखा है कंटेंट, ये सब आपको बताना है। प्रैक्टिकली आप क्या पब्लिश करते हैं, अपने ऑफर डॉक्यूमेंट का कंटेंट ही। तो ऑफर डॉक्यूमेंट का एक समरी कंटेंट आप चाहते हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कर देते हैं प्री इशू के अंदर। काफी आसान, एकदम मस्ती में चल रहा है, कुछ है ही नहीं। आप लोग कभी कभी आंखें बड़ी कर लेते हो ऐसे ही किसी भी टॉपिक पे। फिर आ रहा है पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीड मैनेजर, कि लीड मैनेजर की क्या क्या जिम्मेदारी है। चलो, लीड मैनेजर के पास में मैनेजर्स लिखा है, राइट, तो लीड मैनेजर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। चाहेंगे इसके अंदर, पूरी क्लास का फोकस यहीं पे। सेबी 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 फाइलिंग, पब्लिक इशू, रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। चलो, ठीक है, चलो। बहुत ही गंदा कलर चूज किया इन्होंने, अपनी अपनी चॉइस से देखो।
चलिए, लीड मैनेजर्स दिख रहे हैं यहां पे। सो दिस कंपनी हैज 4 लीड मैनेजर्स, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स। तो एक प्राइमा फेसी जल्दी जल्दी में क्या समझते हैं हम लोग, बहुत सारे मर्चेंट बैंकर होते हैं, उसमें से एक को लीड मैनेजर बना देते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, सबको ही हम लीड मैनेजर्स बोलते हैं ऐसा। तो इसके अंदर दिख रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जीएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, ये लीड मैनेजर है। ये पूरा का पूरा आपका ऑफर डॉक्यूमेंट को मैनेज करेंगे, पूरा आईपीओ को मैनेज करेंगे, और साथ में इन्हीं की जिम्मेदारी अंडरराइटिंग भी, याद आ रहा है। इनको चाहिए तो ये और अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, syndicate members, लेकिन it is their primary responsibility to ensure that the securities are underwritten। तभी लीड मैनेजर्स हमेशा आपको ऐसे दिखेंगे, ब्रोकिंग कंपनी जैसे दिखेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल्स, एसबीआई कैपिटल मार्केट। फिर उसके अंदर वो एक कॉन्टैक्ट पर्सन देते हैं ताकि किसी व्यक्ति को कुछ परेशानी हो तो वो उसको कनेक्ट करे। ये हेड नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये इसका एक मात्र छोटा सा एम्प्लॉय है, जिस व्यक्ति के पास आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू हो। तो ऐसे फंड मैनेजर जैसी इंपॉर्टेंस मत दे देना इनको, ऐसा नहीं है। मेन ये है लीड मैनेजर्स। तो लीड मैनेजर्स एंटिटीज होती हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। अब उसी के साथ में आते हैं हम कि इन लीड मैनेजर के आखिर काम क्या क्या है आईपीओ के टाइम पे। तो आईपीओ जैसे ही हो रहा है, आईपीओ होते ही उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है। पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर, सब कुछ इन्हीं को करना है। देखना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर शेल कंटिन्यू अंटिल कंप्लीशन ऑफ इशू प्रोसेस एंड फॉर एनी इशू रिलेटेड मैटर देयर आफ्टर। कि पूरा इशू प्रोसेस चलेगा और उसके बाद में कोई इंसिडेंटल मैटर है, सबके लिए लायबिलिटी इनकी है। ठीक है, पहला काम, मॉनिटर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। किसी भी इन्वेस्टर को कोई परेशानी है तो वो मॉनिटर भी कौन करेगा, लीड मैनेजर। कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट इशू एक्टिविटीज till the applicants have received the security certificate, credit to their demat account or refund of application money, and the listing agreement is entered into by the issuer with stock exchange and listing or trading permission is obtained। जब तक ये सब काम नहीं हो जाते तब तक जिम्मेदारी आपकी रहेगी। सब काम मतलब मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मुझे अलॉटमेंट मिल चुका है, लिस्टिंग एप्लीकेशन हो चुकी है, मेरे शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आ चुके हैं और ये सिक्योरिटीज लिस्टेड हो चुकी है, यहां तक का पूरा काम नहीं हो जाता तब तक जिम्मेदारी लीड मैनेजर की। आप लॉजिकली सोचो, आपको याद रखना ही नहीं पड़ेगा। आज टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में आपने अप्लाई किया, अब आपकी अपेक्षाएं क्या होती है। सबसे पहले तो हमारे आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन जो की वो रिजेक्ट हुई है, एक्सेप्ट हुई है, बता दो। रिजेक्ट हुई है तो क्या अपेक्षा है, रिफंड दे दो, अपेक्षा खत्म। एक्सेप्ट हुई है तो हमारी दो अपेक्षा है, एक तो कि हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाने चाहिए, एंड दूसरा टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर शुड बी लिस्टेड, हमें स्टॉक एक्सचेंज पे बेचते भी आना चाहिए। तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसकी होगी, लीड मैनेजर की। द लीड मैनेजर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट विद रजिस्ट्रार टू द इशू। आरटीए और जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबसे कोऑर्डिनेट करने का काम भी किसका रहेगा, लीड मैनेजर का। एट रेगुलर इंटरवल्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम सिंडिकेट मेंबर्स और collecting bank branch or self-certified syndicate bank, processing of the application including application form from ASBA and other matter till the basis of allotment is finalized, credit of specified securities to the demat account of the allottees and unblocking of ASBA account, dispatch of refund orders are completed and securities are listed as applicable। अरे आपको शून्य एफर्ट्स लेने, पूरा काम ही ये करेगा। तो आपने आईसीडीआर में जितनी भी चीजें पढ़ी है, जो भी होता है वो कौन करेगा, लीड मैनेजर। सर सबके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करना है, लीड मैनेजर। सर शेयर्स को लिस्ट कराना है, लीड मैनेजर। सर रिफंड करना है, लीड मैनेजर। सारी काम की जिम्मेदारी किसकी है, लीड मैनेजर। तो बहुत आसान हो जाता है, सिंपल। एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन on the part of any of the intermediary noticed by the lead manager shall be duly reported by them to SEBI। साथ ही साथ इनको ये वाला काम भी करना है कि किसी का भी अगर आपको दिखता है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, जाके बताओ मैं गया सब काम मैं ही कर रहा हूँ, ये कोई इंटरमीडिएट काम नहीं कर रहा। तो इफ इट ऑल दे फाइंड एनी फ्लॉज इन एनी इंटरमीडिएट दे हैव टू रिपोर्ट इट टू सेबी, बिकॉज़ सारी इंटरमीडिएट आर रजिस्टर्ड विद सेबी। तो कोई भी ओमिशन कमीशन हुआ है, ये हाँ ओमिशन कमीशन समझता है, कुछ करूं तो भी प्रॉब्लम, कुछ ना करूं तो भी प्रॉब्लम, ऐसा अगर आपको कोई बोलता है तो वो आपको हिंदी में यही बात बोल रहा है कि विथ एनी एक्ट ऑफ ओमिशन ऑल्सो यू हैव प्रॉब्लम, एनी एक्ट ऑफ कमीशन ऑल्सो यू हैव प्रॉब्लम। तो एक्ट ऑफ ओमिशन, मैंने कुछ नहीं किया तो भी मुझे ही पकड़ते हो आप, और मैंने कुछ किया तो भी मुझे ही पकड़ते हो। तो अगर कोई कभी भी नॉन कंप्लायंस या फिर आपने अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं की, दिस कैन बी बाय ओमिशन एज वेल एज कमीशन ना। जो आपको करना था वो आपने नहीं किया तो दैट इज अ डिफॉल्ट ऑफ ओमिशन।
आपने जो चीज आपको नहीं करना था या फिर सही से करना था वो आपने गलती से कर दिया है, या फिर उसने आपने किया तो सही पर अच्छे से नहीं किया है, मिसलीडिंग तरीके से किया, रॉन्गफुल तरीके से किया, दैट इज एन एक्ट ऑफ कमीशन, रॉन्ग कमीशन। तो अगर आपका कोई भी एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन है किया है किसी भी इंटरमीडिएट ने, तो भी ये लीड मैनेजर रिपोर्ट करेगा। इन केस देयर इज अ devolvement on underwriter, the lead manager shall ensure that the notice of devolvement containing the obligation of underwriter is issued within 10 days from the date of closure of the issue. Devolvement on the underwriter का मतलब समझ रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अगर कभी ऐसा हो गया है कि अंडरराइटर के ऊपर पूरा का पूरा ऑब्लिगेशन देना ही है, तो ये भी जिम्मेदारी लीड मैनेजर की है कि वो इंश्योर करेगा कि अंडरराइटर को सारा ऑब्लिगेशन दिया जाए और अंडरराइटर ने पूरा ऑब्लिगेशन फुलफिल किया है। हम तो इसके एक स्टेप आगे की भी बात करते हैं, अगर अंडरराइटर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं भी करेगा तो वो ऑब्लिगेशन भी किसको फुलफिल करना है? लीड मैनेजर। सर ये सही काम है, सब काम यही करते हैं। हाँ, उसके बाद में लास्ट, इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्राइब्ड इश्यूज दैट आर अंडर रिटन, लाइन समझ में आ रही है? एक ऐसा इशू जो अंडर सब्सक्राइब हो गया, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं मिला जिसकी अंडरराइटिंग की थी हमने, द लीड मैनेजर शैल फर्निश इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरराइटर हु हैव फेल्ड टू मीट देयर अंडरराइटिंग डिवॉल्वमेंट टू सेबी। ये सबसे पहले तो हमारा केस में हमने पब्लिक इशू किया और नहीं, हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो अंडरराइटर के ऊपर डिवॉल्वमेंट करेंगे, चलो चलो पैसे भरो, शेयर्स खरीदो, और अगर उनमें से कोई फेल हो गया तो लीड मैनेजर को फुलफिल तो करना पड़ेगा, लेकिन उन सब का रिपोर्ट भी वो किसको देगा? टू सेबी। Practically speaking, lead manager is nothing but the mummy of our house. Everything, जो भी आपको पता है वो सब उनको संभालना है, और जहां पे उन्होंने किसी को काम दे रखा है और वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो फिर वो रिपोर्ट कर देंगे, एज इजी एज दैट, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। एंड इट्स सो इजी टू रिमेंबर बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते नहीं है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर पूछ भी लें तो आपको कभी घबराना नहीं है। आप यू आर एट दिस लेवल कि आप मस्ती से हैंडल कर सकते हो कि सारी जिम्मेदारी उनकी पोस्ट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको फुलफिल करनी है, अलॉटमेंट से लेकर रिफंड से लेकर डीमैट अकाउंट से लेकर शेयर्स लिस्ट होंगे, ये पूरी जिम्मेदारी भी उनकी है। सारे अंडरराइटर्स अच्छे से काम करें, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी अंडरराइटर अगर काम नहीं करे तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं सभी को। अंडरराइटिंग कोई भी इंटरमीडिएट अगर काम नहीं कर रही है तो रिपोर्ट कर सकते हैं सभी को। अंडरराइटर ऑब्लिगेशन आ रही है तो ये इंश्योर करेंगे कि अंडरराइटर की ऑब्लिगेशन फुलफिल है, और अगर अंडरराइटर अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं भी कर रहा है तो भी ये रिपोर्ट करेंगे सभी को। एकदम इनहेरेंटली याद हो जाएगा आपको, एकदम मस्ती समझते जाना है कि एक एक करके पॉइंट आराम से याद होता है। तो पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर, रेगुलेशन ऑफ 52 एंड 48, मतलब आईपीओ में भी उनको करना है और आईपीओ में उनको करना है। वेरी इजी, कोई परेशानी की बात ही नहीं, एकदम इजी चल रहा है। अब आ जाता है एक और इजी टॉपिक, रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी का मतलब क्या है? आज एक कंपनी ने मनी रेस की और बहुत सारा पैसा आ गया, ये पैसा कंपनी को ही कब रिलीज करेंगे हम? कभी भी पब्लिक इशू का पैसा कंपनी के अकाउंट में आता है क्या? वो आता है इन अ पर्टिकुलर एस्क्रो अकाउंट, एक एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा आता है, और अगर सारी कंडीशन फुलफिल हुई है सब्सटेंशियली, हम बात कर लेते हैं 90%, 25%, 1000 अलॉटी, ये सब कंडीशंस फुलफिल हुई है, तब जाके हम इस पैसे को देते हैं टू कंपनीज अकाउंट। द लीड मैनेजर शैल कंफर्म टू द बैंकर टू द इशू बाय वे ऑफ कॉपीज ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज इन कनेक्शन द इशू हैव बीन कंप्लीटेड। कि भैया हमको लिस्टिंग अप्रूवल मिल गया है, मतलब हमने 25% भी कंप्लाई किया, तो हमने सब कुछ 90% भी कंप्लाई किया, हमने सब कंप्लाई कर दिया, उसके प्रूफ देते हैं, तब जाके एंड दैट द बैंकर इज फ्री टू रिलीज द मनी टू द इशूअर, तब जाके बैंकर पैसे को रिलीज करेगा टू द इशूअर, और रिलीज द मनी फॉर रिफंड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द इशू। रिलीज दो ही लोगों के फेवर में हो सकता है एस्क्रो अकाउंट से, या तो रिफंड या फिर टू द इशूअर, सब्सटेंशियली इशूअर के फेवर में आ जाएगा। इन केस द इशूअर फेल्स टू ऑब्टेन लिस्टिंग और ट्रेडिंग परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, याद करो आपने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी पढ़ा था कि अगर आपका लिस्टिंग परमिशन कभी रिजेक्ट हो जाता है, छोटे से थे आप, नए नए आए थे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का एक टॉपिक था जिसके अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग परमिशन लेनी होती है, और अगर आपका लिस्टिंग परमिशन रिजेक्ट हो गया है तो उस केस में आपको पूरा का पूरा पैसा करना पड़ता था रिफंड। वैसी कुछ बातें कर लेते हैं यहां पे भी। इन केस द इशूअर फेल्स to obtain listing or trading permission from stock exchange where the specified securities were to be listed, it shall refund through verifiable means the entire money received within 4 days। ये अमेंडमेंट हुआ है, पहले यहां पे टाइमलाइन अलग था, यहां पे अब टाइमलाइन आ चुका है 4, यूनिफॉर्म करते हुए कि अगर मान लीजिए वेरीफाइबल मींस से आपका
रिफंड कर देना पड़ेगा आपको 4 डेज के अंदर अगर आपका लिस्टिंग परमिशन रिजेक्ट हो चुका है. From the receiver intimation from stock exchange rejecting the application for listing of specified securities, and if any such money is not repaid within 4 days, then you'll have to repay it along with an interest. पहली चीज तो आते हैं कि if you're not able to repay it, then the issuer and directors they'll be liable jointly and severally to repay the money with interest at the rate of 15% per annum. चलो मुझे फटाफट से बता दो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, jointly and severally. और जॉइंटली और सेवरली किस किस को लायबल हेल्ड कर दिया है? इशुअर एंड डायरेक्टर जो कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आ रहे हैं, तो इनको कर दिया है उन्होंने लायबल जॉइंटली एंड सेवरली. ये कोई छोटा लाइन नहीं हुआ. इसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो तो हम डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी है, डायरेक्टर्स के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं फॉर द एंटायर अमाउंट बिकॉज द डायरेक्टर्स हु आर ऑफिसर इन डिफॉल्ट दे आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली. जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए, आपको पता ही है, मैं बस रीट्रेट कर रहा हूं, 4 डायरेक्टर्स है और कंपनी है. हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के लिए अप्लाई किया था. जैसे हमने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, पैसे दे दिए, पर टाटा टेक्नोलॉजीज को एनएससी ने मना कर दिया कि हम आपको लिस्ट ही नहीं कर रहे. उनको लिस्ट ही नहीं कर रहे तो हमें हमारा पैसा रिफंड कर दो. कब? 4 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन. जिस दिन एनएससी ने मना किया उसके 4 दिन के अंदर हमको रिफंड कर दो. अगर वो 4 दिन में रिफंड नहीं कर पाए तो हम इंटरेस्ट वगैरह के लिए हम केस फाइल कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टर के ऊपर. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ये नहीं बोलेगा कि मैं क्यों दूं, कंपनी देगी, आपको देना पड़ेगा. फर्दर मान लीजिए सारे शेयर होल्डर्स का मिलके इंटरेस्ट हो रहा है 50 CR. ये 50 CR के लिए वो किसी भी एक डायरेक्टर को भी फोड़ सकते हैं. वो डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता है कि अरे हम 5 लोग हैं, 10 करोड़ से ज्यादा मैं क्यों दूं. जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब होता है ही विल हैव टू पे द एंटायर सम ऑफ मनी, देयरआफ्टर ही कैन रिकवर. याद आ रहा है पार्टनरशिप में सबसे पहले पढ़ा होगा जॉइंटली एंड सेवरली. तो कहीं पे भी जॉइंटली एंड सेवरली आता है मतलब यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. कोई भी शेयर होल्डर जिसको यहां पे इंटरेस्ट मिलने का राइट है वो किसी भी डायरेक्टर के अगेंस्ट पूरे अमाउंट के लिए केस फाइल कर सकता है. The lead manager shall ensure that the money received in respect of the issue are released to the issuer in compliance with the provision of Section 43 of Companies Act as applicable. Release of subscription money क्या कहता है? एकदम सिंपल, रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी. चलो एकदम मजे में रहो. बस आई थिंक आज और कल 2 दिन और बोर करूंगा मैं आपको, फिर हम लोग अच्छे से फ्लो को शुरू करेंगे. रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी. तब तक आपको क्या करना है, आपको एक एक शब्द का मतलब समझना है कि जो जो लिखा हुआ है हमको समझ में आ रहा है क्या. रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी मतलब जब पब्लिक से पैसा आया, जब पब्लिक से पैसा आ गया, एस्क्रो अकाउंट में विच इज मेंटेन्ड बाय अ बैंक जिसको हम कहते हैं बैंकर टू इशू. याद आ रहा है, एग्जीक्यूटिव के इंटरमीडिएट के चैप्टर में पढ़ा होगा. बैंकर टू इशू रिफर्स टू दैट बैंक व्हिच रिसीव्स द मनी. अब ये जब पैसा यहां पे आ चुका है, नाउ लीड मैनेजर को सेटिस्फाई करना है बैंकर टू एन इशू को. लीड मैनेजर को सेटिस्फाई करना है बैंकर टू एन इशू कि दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लाइड, कि हमने सारी कंडीशंस को कंप्लाई कर दिया है. ऑल कंडीशंस आर कंप्लाइड. ये उसने सेटिस्फाई कर दिया बैंकर को, हाँ सब कंडीशन कंप्लाइड है. तो उस केस में बैंकर क्या करेगा, अब ये पैसा हमारा जो कंपनी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इशूअर, उसको कर देगा रिलीज. और इसी कहते हैं रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी. ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पैसा रिफंड भी करना होगा, तो वो यही लोग रिफंड भी कर देंगे टू पब्लिक. इजी पीजी ओवर, खत्म. बस यही पढ़ाया मैंने, बस रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी. अब इस बीच एक और टॉपिक आ गया. मान लो अगर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है, कंपनी का एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया है, तो उस केस में कंपनी को रिफंड करना होगा पूरा पैसा विद इन 4 डेज. कुछ है ही नहीं. एनी क्वेरी हियर. अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, वो आपको एक होमवर्क के तौर पे दे देता हूं, जहां पे एग्जीक्यूटिव के बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, जिनकी आपको आवाज आ रही है वानर सेना. पर आप सोचो तो सही, ये कितने प्यारे बच्चे. ये कौन से बच्चे मैं बताता हूं. ये वो बच्चे हैं जिनका एग्जाम है जून में और अभी तक उनका सिलेबस शुरू हुआ है. अरे नहीं, तुमको समझता नहीं है, मैं समझाता. जनवरी के अंदर आता है
CACET का रिजल्ट, ठीक है। और एक तो ये हो गया, और दूसरा दिसंबर अटेम्प्ट भी हुआ होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति ने दिसंबर टर्म में एक ग्रुप दिया है वो जून में दूसरा ग्रुप देना चाहता है। दूसरा, जिस व्यक्ति का CACET का रिजल्ट अभी अभी आया है, CACET का रिजल्ट आई थिंक आया है 16 जनवरी, राइट। सो रिजल्ट है 16-18 के आसपास ही, समवेयर देयर रिजल्ट आया है। उनको लगता है 4 दिन में पास हो गया। यार एग्जीक्यूटिव लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट है, 8 दिन तो पढ़ना पड़ेगा। उनको लगता है कि क्यों ना हम जून में बोथ ग्रुप दे दें, और ये अभी अभी आए। फिर उनको थोड़ा ठंडा पानी पिलाया जाता है और कहा जाता है कि सर अगर आपको 2 ग्रुप देना है तो आपको दिसंबर में ही देना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है, और हम ये नहीं कह रहे कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, पर ये तुम नहीं कर सकते हो। किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन CACET के माइंडसेट को आप एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई मत करो, उससे आप अपना अटेम्प्ट बिगाड़ोगे पहले। तो उनको प्रेम से समझाया जाता है, पर फिर उनका जोश ये कहता है कि हम ठीक है ना सर, एक ग्रुप तो दे ही देंगे ना, साथ में 1-2 पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, 2-3 दोस्त साथ घूम लेंगे, फुटबॉल का शौक है ही, और एक ग्रुप दे देता हूं साथ में मैं। ठीक है साहब। तो ये वो बच्चे हैं जो अभी जनवरी के एंड की तरफ आए, जिनको अभी तक मॉड्यूल डिलीवर भी नहीं हुआ है, और ये बच्चे जून के अंदर एक ग्रुप देने वाले हैं। ऐसा भोले से बच्चे, कोई परेशानी की बात नहीं है एकदम। और यहाँ पे उनके पास ये लिमिटेड समय होता है, इसमें सबसे पहले उनको पढ़ना होता है सिलेबस, उसके बाद में उनको एक बार सेल्फ स्टडी करनी होती है, और फिर एग्जाम देना होता है। कोई बात नहीं, यू गाइज हैव बीन देयर, सो इट इज ओके, कोई परेशानी की बात। तो उनका समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको खुश रहने दो। अब फिर इंस्टीट्यूट का जब 5% का रिजल्ट आता है तो हम हाहाकार मचा देते हैं, ऐसा कैसे ऐसा कैसे। ऐसा इसलिए क्योंकि भीड़ एग्जाम दे रही है जिनको पता ही नहीं एग्जाम के बारे में कुछ, तो बस उनको संभालना होता है और फिर एग्जाम देना होता है। तो ये वो बच्चे हैं, तो एकदम प्रेम से, तो भी शुरू हुआ है इनका एकदम, तो एकदम आराम से इनको देख के ये मत सोचो कि अरे यार ये अच्छी लाइफ है, नहीं। वो भी इग्नोरेंस में जी रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एंड खैर ऑन अ सीरियस नोट आई टेल यू, आई एम इवन ओके विद दीस पीपल राइटिंग जून का अटेम्प्ट एक ग्रुप, क्योंकि यहीं से क्या होगा, 1-2 महीने में फटके हाथ में आ जाएगी, सत्य है। तो कम से कम यहीं पे समझ में आ जाएगा कि भाई हालत बहुत कठिन है, और ये पढ़ के इनमें से कुछ बच्चे जून में निकाल भी लेंगे 100%। और एक वो होता है ना रॉकेट, एक ही साथ में बहुत सारा, कुछ लोगों में मैराथन भागने की हिम्मत नहीं है, बट दे आर गुड विद 100 मीटर का स्प्रिंट, तो वो यहाँ पे मचा देते हैं, मचा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जब वो दिसंबर देते हैं तो बहुत डुएबल होता है कि वो क्लियर कर लें। जहां तक कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, यहां से सीधा दिसंबर ही देते हैं, तो वो बच्चे तो यहां तक भी रिलैक्स ही रहते हैं, वो तो मजे में ही है। फिर वो ये एग्जाम देने के बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार परेशानी है, देर आफ्टर अपने कोर्स का एक और अपने सारे प्रोफेशनल कोर्स का है, ड्रॉप आउट बहुत हाई होता है। आप सोचो ना, जिन्होंने आपके साथ CACET दिया था वो अभी कहाँ है, भगवान ही जानता है वो कहाँ है। तो ये ड्रॉप आउट रेशियो होने का कारण ही यही है कि इतना लेट समझ में आता है। उससे बेटर है कि एक व्यक्ति को यही समझ में आ जाए, यहाँ पे समझ में आ गया तो एटलीस्ट वो दिसंबर तो बहुत सीरियसली दे ही पाएगा ऐसा। और जिसके घर में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है उसको तो पहले यहीं से पता होता है। प्रॉब्लम उनका नहीं जिनके घर में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, प्रॉब्लम उनका जिनके घर में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ही नहीं रहा है, तो उनको आइडिया नहीं होता लेवल का। जिसके घर में कोई कर रहा है उसको पहले से पता होता है, तो वो यहीं से पढ़ रहा होता है। ठीक है, पास फेल हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति अपना 100% दे तो पाता है। चलो, तो इनको देख के बिल्कुल भी घबराओ मत, बेचारे ऐसे उनको मिलके ऐसे उनके सिर पे हाथ फेर दिया करो कभी कभी, ध्यान में जब भला हो तेरा, ये ले 2 रुपए तू रख, ले कोई बात नहीं, चॉकलेट लाके थोड़ा बांट दिया करो इनके बीच में, ऐसे कोई टेंशन नहीं। चलो आओ, पर सीधे 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 आ जाओ गुंडे। चलो, रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी इज नथिंग, इट्स वेरी इजी प्रोविजन। हाँ, मैं आपसे कुछ और बात कर रहा था। यस, एक प्रोविजन है जिसको लेके कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा जो आपको थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढ के लाना है। सुनना अच्छे से। आज मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज ने, फोकस हियर, स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया है आपका लिस्टिंग, सही है, इशुअर का लिस्टिंग। तो क्या इशुअर के पास में सेबी के पास अपील करने का राइट है क्या? सेबी या सैट? सैट के पास अपील करने का राइट है। तो लॉ ये कहता है कि किसी भी सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट या स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर के अगेंस्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट यू कैन मेक एन अपील टू सैट। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। और सैट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास जा ही सकते हो। माय क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कि ये अपील कितने समय में होती है? अरे कोई बात नहीं, आ जाओ, इट्स इजी, आज घर जाके देख लेना ना बस, जिनको याद है 45 वंडरफुल। दूसरी चीज,
नॉर्मली अगर कोई भी सेबी का ऑर्डर है या स्टॉक एक्सचेंज का ऑर्डर है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है अगेंस्ट द इश्यूअर, जिसमें इश्यूअर अग्रीव्ड है, तो वहां पर भी आप सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट या स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर के अगेंस्ट या एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं टू सेट। ये जो दूसरा केस है, ये ऑर्डर इज एनी ऑर्डर अदर देन लिस्टिंग रिजेक्शन। क्या बोला, समझ में आया? लिस्टिंग रिजेक्शन के अलावा कोई और ऑर्डर हुआ है मेरे अगेंस्ट, अब मुझे अगर सेट में अपील फाइल करनी है तो मेरे पास कितना समय होगा? एकदम आराम से। तो ये दोनों टाइमलाइन में डिफरेंस है, तो ये केयरफुली पढ़ना है हमको। यहां पे स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं एट एग्जीक्यूटिव लेवल, यहां पे आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि ये जो बात है ये कही गई है कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, कि अगर आपका लिस्टिंग रिजेक्शन है सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के अंदर, टाइमलाइन टू मेक एन अपील टू सैट इज डिफरेंट, एंड फॉर एनी अदर केस इट इज गिवन अंडर सेबी एक्ट। यहां पर फॉर एनी अदर ऑर्डर द टाइमलाइन टू मेक एन अपील टू सैट इज डिफरेंट। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ रखना, अदरवाइज क्या होगा, बाद में कंफ्यूजन होगा कि 45 है कि 30 है कि 60 है कि क्या है। एकदम अच्छे से चीज को समझ लेना। आई थिंक इट्स इजी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। यस यारा, हाँ तो भी आपको सेम प्रोविजन होगा, रिफंड करना पड़ेगा। इनके क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। हमारा मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो रहा था 3-4 पे, और उसमें से किसी एक ने रिजेक्ट कर दिया हमको, तो क्या हमको फिर भी रिफंड करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। आप प्रैक्टिकली देखोगे तो परेशानी होती नहीं है, बट हाँ अगर ऐसा भी हो रहा है बिकॉज पब्लिक ने किस स्टॉक एक्सचेंज के भरोसे पे अप्लाई किया आपको क्या पता। तो अगर मैं ऐसे करें तो एनएससी, उसके बाद में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, सूरत स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये सब है, और सिर्फ एनएससी ने रिजेक्ट किया ना, मैं रिफंड नहीं करूंगा। लॉ डज नॉट परमिट दैट। ऐसा तो एक भी स्टॉक एक्सचेंज अगर आपका रिजेक्ट किया जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में दिखाया था, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। सिंपल। चलो, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आता? इन प्रिंसिपल अप्रूवल का फंडा चलता है ना, तो ये प्रॉब्लम रियल लाइफ में आने, अरे कंपनीज के लिए पैसा रिफंड करना कोई छोटी बात है क्या? तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल का फंडा आप सबने पढ़ा है कि आज की तारीख में लिस्ट छोड़ो, डीलिस्टिंग के पहले भी हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते हैं, तो हर केस में हम पहले से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेकर रखते हैं, तो प्रॉब्लम आनी नहीं है। बट इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना आपको 99.9% सिक्योर करता है, 100% तो नहीं करता है। इस बीच आपने कोई घोंचू किया या आपका कोई और रिकॉर्ड पता चला, तो वो रिजेक्ट करने का राइट अपने पास में रखता है। सो स्टॉक एक्सचेंज रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट योर लिस्टिंग, बट मोस्ट लाइकली दे विल नॉट डू सो। रियल लाइफ में आपको एक भी केस नहीं मिलेगा ऐसा, बिकॉज कंपनी अपने करोड़ों रुपए लगाने के पहले 1000 बार सोचेगा कि उनका लिस्टिंग रिजेक्शन नहीं होने वाला। बट प्रोविजन तो प्रोविजन है, हमें तो इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग करना है अभी, हर एक शब्द का मतलब अच्छे से समझना है। काफी आसान। यस, चलो बस अब रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप। प्रमोटर ग्रुप का कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको दिखता है तो आपको ले जाके रिपोर्ट कर देना है ये टू स्टॉक एक्सचेंज। देखते हैं। इश्यूअर शैल इंश्योर that all transaction and securities by the promoter and promoter group between the date of filing of draft of a document or offer document as the case may be and the date of closure of the issue। आपने जब ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया वहां से लेकर जब तक आपका क्लोजर हुआ, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया वहां से लेकर जब तक आपका इशू का क्लोजर हुआ, इस बीच अगर प्रमोटर ने कोई भी ट्रांजैक्शन किए हैं तो इट हैज टू बी रिपोर्टेड टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 24 आवर्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन। चलो, कोई मुझे बताएगा यहां पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट क्यों लिखा है? यस, अच्छे समझना। आइडियली यहां पे ऑफर डॉक्यूमेंट लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोग कट मत करना, स्क्रीन पे देखो बस, ठीक है। द टाइमलाइन बिटवीन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू क्लोजर, इस बीच अगर प्रमोटर ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो उस केस के अंदर आपको रिपोर्ट करना है टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 24 आवर्स। पर लॉजिक सिंपल सा है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बताया होगा प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह, वो तो चेंज हो रही है ना, तो आपको इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज को करोगे, स्टॉक एक्सचेंज पब्लिकली डिसमिनेट कर देगा। लेकिन फास्ट ट्रैक इशू के केस के अंदर तो आपको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं करना पड़ता है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उन्होंने कह दिया ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट ऐसे केस में भी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वहां से लेकर क्लोजर तक के लिए आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अगर प्रमोटर का हो रहा है तो आपको करना है डिस्क्लोज। इजी पीजी ओवर। सब साथ में है, कुछ परेशानी नहीं है। चलो, इसके बाद चलते हैं
post issue reports. The lead manager shall submit a final post issue report. पूरा इशू होने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट उसको सबमिट करनी है along with a दीदी का सर्टिफिकेट within 7 days of the date of finalization of basis of allotment or within 7 days of refund of money in case of failure of the issue. कि अगर आपका इशू सक्सेसफुल हो चुका है तो आपने बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड किया होगा, वहां से 7 दिन के अंदर अगर इशू फेल हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं आया, तो जब रिफंड किया है उसके 7 दिन के अंदर आपको एक फाइनल रिपोर्ट बना के देना है, साथ में एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है. मुझे बताओ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ाना आपने डीडी पे. व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? कंप्लायंस को चेक करना, लॉ को कंप्लाई किया, प्रोसीजर को कंप्लाई किया, रेगुलेशन को कंप्लाई किया नहीं, दिस इज ड्यू डिलिजेंस. तो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का सिंपल मतलब है कि जिस भी केस में ये आ रहा है, इस केस के सारे लॉज कंप्लाई किए नहीं किए. तो अगर आज मैं लीड मैनेजर हूं और मैं कह रहा हूं इशू सक्सेसफुल, टाटा टेक्नोलॉजीज का इशू अच्छे से हो गया सर, तो जैसे ही मैंने अलॉटमेंट का बेसिस फाइनलाइज किया उसके 7 दिन के अंदर मुझे पूरा डिटेल पोस्ट इशू रिपोर्ट देना है और साथ में एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट कि पूरे के पूरे इशू के अंदर हमने पूरा का पूरा लॉ अच्छे से कंप्लाई किया. काफी आसान है. यहां तक कि बीच में जब हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट भी सबमिट होता है तब भी एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट दिया होता है कि अभी तक भी हमने पूरा लॉ कंप्लाई किया. तो एट डिफरेंट स्टेजेस वी गिव अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट कि अप टिल नाउ वी हैव कंप्लाइड लॉ. इजी पीजी, कोई कठिनाई नहीं है. चलो, और ये होता है विद इन 7 डेज. अगर आपका सक्सेसफुल हुआ इशू तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट से, और फेल हो गया है तो रिफंड से. ठीक है सर. रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इशू. Issuer shall not make any further issue of specified securities in any manner, whether by way of public, right, bonus, preference, qualified, except pursuant to employee stock option scheme. कब तक? समझना अच्छे से. During the period between the date of filing of offer document, जब आपने offer document की फाइलिंग की है वहां से लेकर with ROC and listing, इस बीच listing of securities और refund, इस बीच किसी भी प्रकार का आपका फर्दर इशू नहीं आ सकता है. और अगर नॉर्मल है तो आपने जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया है और वहां से लेकर लिस्टिंग तक आते हैं. यहां पर बहुत इजी है. ये क्या कह रहे हैं कि जब भी आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होगा नॉर्मल केस में, और अगर फास्ट ट्रैक इशू है तो क्या फाइल होगा? ऑफर डॉक्यूमेंट. यहां से लेकर जब तक आपकी सिक्योरिटीज का लिस्टिंग हो गया है, और अगर फेल हो गया तो क्या होगा? रिफंड हो गया. इस बीच आप किसी भी प्रकार का एफपीओ नहीं ला सकते, किसी भी प्रकार का प्रेफरेंशियल इशू नहीं ला सकते, किसी भी प्रकार का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नहीं ला सकते. तो जब आपका एक इशू चल रहा है उस बीच आप दूसरे इशू को लेकर नहीं आ सकते. ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं थी आपको. ये तो ऑब्वियसली बात है ना. हमारा एक इशू चल रहा है और पैसा चाहिए हमको, दूसरा इशू भी तो साथ में ही ऐड कर लेते ना इस इशू में. तो इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी देव सेड इट कि इवन प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड, ये सब आप बीच में नहीं कर सकते. जो आपने इस ऑफर डॉक्यूमेंट में कवर किया है सिर्फ वो होगा. आप नया इस ऑफर पीरियड के बीच में नहीं ला सकते. लॉजिकल. लेकिन एक एक्सेप्शन रखा है. क्या? देखो, नहीं गधों, ऊपर जो जो चीजें इन्होंने प्रोहिबिट की है उसके अंदर एक चीज को अलाउ किया, एक्सेप्ट फॉर ईसॉप. अब इसको बहुत अच्छे से समझना. आप लोगों को कभी कभी एकदम इजी टू गो तरीके से क्या लगता है कि एक ईयर आएगा 2018, इसके अंदर हमारे ईसॉप्स मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है साहब, तो इस बीच हम इशू नहीं करेंगे. डजंट वर्क दैट वे. एक कंपनी के हर महीने ईसॉप्स मैच्योर हो रहे होते हैं. सर ऐसा कैसे? बिकॉज कंपनीज डू नॉट ऑफर ईसॉप टू ऑल द एम्प्लॉइज एट अ सिंगल टाइम. कंपनीज कंटिन्यूअसली ऑफरिंग ईसॉप्स. तो एवरी मंथ दे आर ऑफरिंग ईसॉप टू समवन. Someone's ESOP is getting matured. Offering ESOP to someone, someone's ESOP is getting matured. So it is practically impossible to manage ESOPs. कि ESOPs नहीं आने चाहिए. ESOPs तो हमेशा आएंगे. How does it function? For example, yes, Unacademy. Unacademy समझना काफी आसान. Byju's समझना और आसान है. चलो. तो Byju's, when Byju's was going at its peak, तो Byju's ने क्या किया? Byju's approached teachers. जो भी स्टेब्लिश टीचर्स है अलग अलग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को, उनको बायजूस ने अप्रोच किया. सेम अनअकैडमी, नॉर्मल कोचिंग जिसको आप लोग कहते हैं. सो दे अप्रोच देम एंड देयरआफ्टर दे ऑफर्ड कि सर यू आर टीचिंग देयर एट these टर्म्स एंड कंडीशंस. वी आर ऑफरिंग यू कैन जॉइन आवर अकेडमी एट these टर्म्स एंड कंडीशंस. इन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्वियसली वन इज गोइंग टू बी देयर पे, द नंबर ऑफ आवर्स, द सब्जेक्ट्स विल बी टीचिंग, द रेगुलर, जैसे कि हर एक कोचिंग सेंटर के ऊपर रहेगा. साथ में बायजूस एंड अनअकैडमी बोथ ऑफ देम ऑफर्ड ESOPs टू देयर टीचर्स कि सर एंड यू कम इन राइट नाउ, आज आप ज्वाइन करो
आप 2 साल तक अगर हमारे यहाँ पे काम करने कंटिन्यू किए तो यू विल गेट दीज मनी ESOPs. वंडरफुल. In January, they have onboarded 2 teachers. They've offered ESOPs. In February, they've onboarded 4 more teachers. They've offered ESOPs. In March, they've onboarded 10 more teachers. They've offered ESOPs. Every month, they're onboarding teachers and they're offering ESOPs every month. और हर एक का 2 year का शुरुआती टाइम अलग हो रहा है, एंड टाइम अलग हो रहा है ना. तो इवेंचुअली व्हेन सच कंपनीज आर फ्लोटिंग, अब जब हो गया है तब एवरी सेकंड मंथ, थर्ड मंथ किसी के ESOPs मैच्योर हो रहे हैं, उसको अपने ESOPs मिल रहे हैं. आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो हम एज ए स्टूडेंट जो समझते हैं, हम समझते हैं कि सारे एम्प्लॉयज को साथ में ऑफर करेंगे, सबका वेस्टिंग पीरियड साथ में चलेगा और सबको साथ में एंड हो जाएगा. वो रियल लाइफ में होता नहीं. इट इज ओके, स्टार्टिंग में तो आप वैसे ही समझोगे ना, तो ठीक था, लेकिन अब रियल लाइफ में कैसे होता है, ESOP सबके अलग अलग चलते हैं. आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो इस कारण से यू कैन नेवर से कि आपके इश्यू के बीच में ESOPs नहीं होंगे. ESOPs हमेशा एक्सेप्शन रहेगा. ESOPs कभी भी हो सकता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ESOPs एक्सेप्शन में रहता है, इजी है. इसके अलावा भी ये अलाउड नहीं है. और उन्होंने एक चीज कह दिया है, अनलेस, कि अगर मान लीजिए कभी एक्सेप्शनल केसेस में आपको करना ही पड़ा तो आप पूरा डिस्क्लोजर देके कर सकते हो. वो डिस्क्लोजर भी किस में देना होगा, इसी ऑफर डॉक्यूमेंट में. अनलेस डिस्क्लोजर इज मेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट. ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट जब हम कर रहे हैं तभी अगर हमने डिस्क्लोजर दे दिया है कि अभी हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट हो रहा है, लेकिन 3 महीने बाद ये पीरियड चलता रहेगा, उसमें हमारा ऑलरेडी एक पहले से ही प्रेफरेंशियल इशू प्लान्ड है, वो आने वाला है. तो अगर आपने इसी ऑफर डॉक्यूमेंट पहले से डिस्क्लोज कर दिया, देन इट इज अलाउड. अलाउड, अलाउड आ जाएंगे. Unless full disclosure regarding the total number of specified securities or amount proposed to be raised from such further issue are made in such draft of a document, offer document as the case may be. अगर हमने पहले से ही हमारे ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता दिया था तो हम डिस्क्लोजर कर सकते हैं. एंड इस टॉपिक को प्रेम से कहा जाता है हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इश्यू. रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इशू. कि आप जब एक इशू चल रहा है उस दौरान आपका दूसरा कैपिटल इशू नहीं आ सकता. हम समझने के लिए कह सकते हैं इसके 2 एक्सेप्शन है. ESOPs तो कभी भी आ सकता है, और दूसरा आपका जो ये वाला पर्टिकुलर इशू है, इसके ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में अगर आपने पहले से बोल दिया है तो फिर आई कोई व्यक्ति नहीं गिर गया है पहाड़ से, लोड मत लो, इट इज ओके, वापस आ जाएगा. ठीक है. सो आई थिंक इट्स वेरी इजी. आर यू विद मी? एक बार अकेले में रीड कर लो फर्दर कैपिटल इशू, एकदम मजे में रहो. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस अभी तक भी हमारा जो एक नींव है, सब बच्चे साथ में आ जाए ये कोशिश कर रहे हैं. वंस वी आर देयर, फिर हम नया रेगुलेशन शुरू करेंगे, फिर बड़ा मजा आएगा. यस यार, हम क्या रेस कर सकते हैं? बिल्कुल रेस कर सकते हो आप. यहां पे रेस्ट्रिक्ट किस पे कर रहे हैं, कैपिटल इशू पे कर रहे हैं ना. लोन वगैरह लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम ऑफर डॉक्यूमेंट पहले से बता देंगे. वैसे भी IPO के टाइम पे तो कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए ना. जनरल कंडीशन सबसे पहले एलिजिबिलिटी के अंदर पढ़ा है हमने. नहीं नहीं नहीं. यस सर. फुल डिस्क्लोजर किए इसका मतलब है कि पहले से अनाउंस है कुछ, तो हम यह बता देंगे, तो आपका इस इशू के बीच में आपका प्रेफरेंशियल इशू वगैरह भी होगा तो चलेगा. पब्लिक इशू नहीं आएगा, नहीं आएगा. तो अब आपके लिए करते तो फिर क्या करते, हमें सबसे पहले एक्सप्रेसली सबको डिस्क्वालीफाई किया, फिर ये बोल दिया कि पहले से इशू करके आप कर सकते हो. अब इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आप FPO तो नहीं कर पाओगे ना. नहीं, यहां पे आप वही करोगे जो आपने पहले से अनाउंस कर रखा था और आप अटके हुए हो. ऐसा फॉर दैट मैटर इवन राइट इशू बोनस इशू भी रेयर पॉसिबिलिटी है. प्रेफरेंशियल इशू ही होगा कि हमने ऑलरेडी किसी को कमिट कर रखा था कि हम आपको प्रेफरेंशियल इशू करने ही वाले हैं, और हम अभी IPO लेकर आ गए, कोई बात नहीं, हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता दिया. IPO के बीच में FPO तो नहीं होगा ना. बस मैं इस बारे में आपको बात ही नहीं करना चाह रहा. छी, बस कोई कुछ मत बोलो. चलो, सब अपना अपना समझ रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स क्वाइट इजी. चलो, हम लोगों को जहां तक पहुंचना था हम पहुंच चुके हैं.
नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। फंडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंस्टीट्यूट ने आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स देने के लिए रखा है मॉड्यूल 2 के अंदर। फंडिंग एज ए सब्जेक्ट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस सब्जेक्ट के ऐसे हैं कि इसके अंदर आपको ऐसा खुदाई करने की जरूरत नहीं है। आपको टॉपिक होगा, उसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पता है, मार्क्स मिलेंगे, बात खत्म। यहां पे एग्जामिनर के पास में, फंडिंग की पॉजिटिव बात कर रहा हूं, पॉजिटिव ये है यहां पर एग्जामिनर के पास आपके मार्क्स डिडक्ट करने का जो डिस्क्रेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि इट इज नॉट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे आपसे कुछ पूछा, आपने ज्ञान दे दिया, बात खत्म। यहां पे अगर पूछा गया कोई भी चीज, जैसे कि फर्दर कैपिटल इशू, आप खुद देखो कि फर्दर कैपिटल इशू पे रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपने सारे पॉइंट्स कवर किए, जैसे कि जब आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होता है या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक इशू, वहां से लेकर जब तक आपका लिस्टिंग नहीं हो जाता, इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में आप किसी प्रकार का इशू नहीं ला सकते। लेट इट बी पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, आप प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये सब आप नहीं ला सकते एक्सेप्ट फॉर ईसॉप, ये अलाउड है। उसके बाद में इफ एट ऑल अ कंपनी वांट्स टू मेक सम इशू इन बिटवीन ऑफ दिस पीरियड, देन दे शुड गिव फुल डिस्क्लोजर इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और द ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर ये आपने इस प्रकार का आंसर लिख लिया है तो डिस्क्रेशन नहीं है उसके पास, उसको 4 में से 4 देने पड़ेंगे, ये मजबूरी हो जाएगी। तो फंडिंग के अंदर, बिकॉज यहाँ पे ज्ञान बांटू पॉइंट नहीं, आप ज्ञान दे ही नहीं सकते हो, जो पॉइंट है वो है। तो फंडिंग के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, एग्जामिनर के पास में डिस्क्रिशन नहीं है, ये अच्छी चीज है। बट फंडिंग का डीमेरिट क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो इसको रट तो नहीं पाएगा। अगर बेसिक्स क्लियर, आप इसको रट नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। कैसे रटोगे पूरा, रट ही नहीं सकते इसको, इतना सारा है, ये वॉल्यूमिनस है कि इसको रटना इज इम्पॉसिबल। तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि मेरे बेसिक्स क्लियर है, और बेसिक्स क्लियर करने के लिए आईसीडीआर से बेहतर कोई प्रोविजन ही नहीं है, और वो हो गया, बस यहीं तक का आईसीडीआर। इसके बाद के आईसीडीआर के स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, वो तो मैं मस्ती से चार्ट में बढ़ा दूंगा, लेकिन यहां तक का आईसीडीआर था। इसके बीच में हमने कुछ टॉपिक्स को स्किप किया है, वो सब हम कंप्लीट करेंगे आराम से, बस यहां तक का आईसीडीआर है। यहां तक के आईसीडीआर में जो कंसेप्ट आए, इसके अलावा नए कंसेप्ट नहीं आएंगे किसी भी लॉ में। कंसेप्ट यही चलेंगे, इशुअर यही चलेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट यही चलेगा, सेबी यही चलेगा, स्टॉक एक्सचेंज यही चलेगा, ऑफर पीरियड ऐसा ही चलेगा। हाँ, यहां पे ऑफर पीरियड 3 to 10 था, कहीं पे 15 to 30 हो जाएगा। यहां पे ऑफर पीरियड में सेबी 30 डेज के लिए रुकता है, कहीं पे 21 डेज के लिए रुकेगा। टाइमलाइन चेंज होती रहेगी लेकिन कंसेप्ट यही रहेंगे। माइनर कंसेप्ट ऐड हो जाएंगे, जैसे कि ग्रीन डेट सिक्योरिटी नया आ गया, तो ये माइनर कंसेप्ट ऐड होंगे, बाकी मोर और लेस आईसीडीआर का बेस लेते हुए ही लॉ बनेगा। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि बेसिक से तुम क्लियर है बिफोर स्टार्टिंग फंडिंग। तो फंडिंग के पहले आपको ये आईसीडीआर यहां तक एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में इसका एक और पॉजिटिव ये है कि इसके पास में, जब एग्जामिनर के पास में डिस्क्रिशन है ही नहीं, तो आपके लिए उसी पॉइंट को एक्सटेंड करूं, इट बिकम्स वेरी स्कोरिंग। बट उसके साथ में उसका दूसरा डिमेरिट आ जाता है कि इट इज वास्ट। वास्ट का मतलब है, आप मान के चलो यू हैव 400 क्वेश्चंस इन फंडिंग, 400 क्वेश्चन है। उन 400 क्वेश्चन में से कोई भी आपके एग्जाम के अंदर 10-12 क्वेश्चन आने वाले। उन 400 क्वेश्चंस में से 10-15 क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आएंगे तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना है और उसको समराइज करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। रिपीटेड लगेगा, सारे चैप्टर एक जैसे दिखेंगे, यही ऐसा है, यही ऐसा है, ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट, सब एक जैसा होगा, लेकिन उसको समराइज करके रखना बहुत कठिन हो जाएगा। अब इसके अंदर पॉजिटिव चीज वापस यही है कि अगर आपने उसको चार्ट्स बना के रख लिए तो आप बहुत इजीली कंपेयर कर पाओगे कि हाँ, ये यहाँ पे हमने पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट आईसीडीआर में पढ़ा था, सेम ऑफर डॉक्यूमेंट हमको आईएलडीएस में ही पढ़ रहा है, सेम ऑफर डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, बस टाइमलाइन 21, 30 और 15 हो रही है। तो अगर आपने इस प्रकार से पढ़ लिया तो ये आपके लिए सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसके लिए हमारी इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है? स्ट्रैटेजी यह रहती है कि स्टेप 1 इज पूरी की पूरी क्लास एक लेवल पे आ जाए। हम सबको आईसीडीआर यहां तक समझ में आ रहा है, तो हम सब लोग एक लेवल पे आ चुके हैं कि हमको इन सब शब्दों का अच्छे से मतलब पता है। इसके बाद में अब हम गेयर चेंज करते हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि फिर हम फंडिंग को रियल मायने में शुरू करेंगे, मोस्ट लाइकली कल नहीं तो परसों से। अब उसके अंदर कैसा होगा, वी हैव टू एंश्योर कि फंडिंग में हमें फोकस करना है कि इस पे क्वेश्चन आ गया तो हम ये जो पॉइंट्स हैं सारे या मैक्सिमम रिपीट कर पाए। उसके लिए आपकी बुक को मोटी करने का कारण यही था कि आपका लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक रखा है, आप राइट हैंड साइड एक बार बैच के दौरान पढ़ लोगे, लेकिन आप उसके बाद में उसको बार बार रिपीट कर नहीं पाएंगे। तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग समरी चार्ट रखना है जो क्लास के साथ में याद होता हुआ चले। तो वंस दिस इज डन, देयर आफ्टर वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन पूरा का पूरा फंडिंग इन चार्ट फॉर्मेट,
जैसे कि अगला ही टॉपिक आपका आएगा फास्ट ट्रैक एफपीओ। तो फास्ट ट्रैक एफपीओ के अंदर आपके सामने एक चार्ट होना चाहिए, इसके अंदर पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक एफपीओ, लेफ्ट हैंड साइड देखिए और पूरी चीजें कंठस्थ हो गए। अगर आप वैसे कर पाते हैं तो आपके लिए M2 का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा फंडिंग। तो सबसे पहला आपसे क्या अपेक्षा है मेरी, कल परसों मैं जैसे ही कंप्लीट करने वाला हूं कल तक, तब तक आपको यहां तक का आईसीडीआर के बेसिक्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए। आपको 1% भी कहीं पे डाउट है तो एक दो लेक्चर और ले लेंगे, पर हर एक स्टूडेंट ने यहां तक बराबर आना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अब हम लोग बेसिक्स पे टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वंस अ चार्ट्स देयर आफ्टर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के अरे सर ये ऑफर डॉक्यूमेंट क्यों सेबी के पास जा रहा है। ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास जाएगा ताकि वो उसके अंदर से कोई भी मिस्टेक निकाल पाए, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो वंस यू आर डन विद दिस, पूरा सिक्योरिटीज लॉ सारे लॉज एज इट इज चलेंगे, बस माइनर डिफरेंसेस होगा। रियल एस्टेट होगा तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर पैसा कहां जाएगा, रियल एस्टेट के अंदर, तो बस रियल एस्टेट की बात पे ध्यान देंगे। जो डिफरेंशिएशन है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और बाकी प्रोसीजरल एस्पेक्ट रिपीट रखेंगे। तो आपके ऊपर इतनी सी जिम्मेदारी रहती है कि आज घर जाने के बाद आपको ये पूरा बहुत अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया एंड यू आर ऑल गुड, कोई भी क्वेरी है तो एक दो दिन और ले लेंगे उसको, उसके बाद में हम लोग फिर एक स्पीड के अंदर फंडिंग को शुरू कर देंगे, जिसके अंदर हम लोग हर एक दिन पूरे समरी नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िया, कहीं भी अगर आपको लगता है बेसिक्स से आता पूछ सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश ये रहेगी कि उसको इतना बेहतरीन तरीके से लेके जाए कि एग्जाम माइंडसेट से जो सबसे अश्योर्ड है, पेपर डिफिकल्ट बनाने का सबसे कम संभावना चाहे वो है फंडिंग। पेपर डिफिकल्ट बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर्ड आंसर होता है। चलो, हमने कुछ चीजों को पेंडिंग रखा था, उसको फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। यस, चलो एक और जगह पे बहुत जबरदस्त सा इंटरप्रिटेशन है। चलो, पेंडिंग कहां पे रखा है, किसी को मिला तो मुझे बताना फटाफट से। रिजर्वेशन, चलिए आ जाते हैं 8.18 पे, एकदम मजे से रहो। इसके बाद में कुछ छोटा मोटा एक पेज और बाकी है हमारा, मैं बताऊं कहां पे, नहीं एक पेज और ड्यू रखा था हमने, छोटू सी, यस यहां पे 8.10-11 पे ये कुछ टॉपिक्स दिए होंगे ना सर, जो आपने बोल दिया वो ठीक है। बेशरम लोग, कुछ टिक टिक कुछ करा करो टॉपिक के ऊपर। यहां पे एक कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे पढ़ने बाकी रहेंगे। यस, सही है। चलो, जो आपने बोल दिया वो ठीक है, बधाई। चलिए, आज हमको सिर्फ रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस पढ़ना है, अलग ही दुनिया है इसकी, मजा आ जाएगा। चलो एकदम रिलैक्स हो जाओ, नोट्स को बंद कर दो, पेन रख के, पेन रख के, हाँ हाँ कुछ भी एक चीज रख के, और स्क्रीन पे देखो। अभी का अगले 15 मिनट्स का टारगेट बस यही है कि हम आराम से इस टॉपिक को समझें, क्योंकि वही बात कि वापस कहीं और भी अगर आएगा रिजर्वेशन की बात तो एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो, सबसे पहली चीज, व्हाट डू वी मीन बाय रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस मींस रिजर्वेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिजर्वेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड रिजर्वेशन ऑन, हाँ बहुत अच्छा, चलो शगुन अच्छा है, और रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल मैंने कह दिया दैट आई रन 10 हॉस्टल्स, in every hostel I have kept one place for economically weaker class which is filled on first come first serve basis। तो 10 हॉस्टल में 10 जगह है, हर एक हॉस्टल में मान लीजिए 20 कैपेसिटी है, तो उसमें से एक मैं रखता हूं इकोनॉमिकली वीकर का, उसके रूल्स हैं कि यही आपको प्रूव करना होगा, जो भी है जो पहले आ गया उसको रख दिया जाता है। यहाँ पे रिजर्वेशन तो है बट दिस इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सही है, एक कॉलेज है, वहां पर वो एडमिशन देते हैं, उनका कहना है कि वी हैव 100 सीट्स जिसमें से 20 सीट्स वी हैव रिजर्व्ड फॉर स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, उसके अंदर भी रिजर्वेशन है बट दैट इज रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होता वहां पे। वो वहां पे देते हैं कि ये 31 मार्च तक का टाइम है, जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर दो। अब उन 20 सीट्स के लिए अगर 200 लोगों ने अप्लाई किया है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर, तो अब कोई व्यक्ति बैठेगा और उन 200 में से जो बेस्ट 20 है उनको सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन तो था बट रिजर्वेशन कैसा था, कॉम्पिटिटिव बेसिस पे। मतलब सबको समझ में आ रहा है। तो रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस मींस इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ रिजर्वेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आज हमारी कंपनी ने रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व कर दिए हैं 2 लाख शेयर्स। इट डज नॉट मीन कि जो पहले आ गया उसको दे देंगे, इट विल बी रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस कि 2 लाख शेयर्स रिजर्व्ड है। अब हम एक डेट देंगे जितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं कर दो। अब इन 2 लाख शेयर्स के लिए अगर 10 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई
तो अभी रिजर्वेशन होगा कॉम्पिटिटिव बेसिस पे। अब शेयर्स में हम लोगों के बीच में कंपीट करा ही नहीं सकते कि यू आर मोर डिजर्विंग, यू आर लेस डिजर्विंग, सो देन वी अलॉट शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। दिस इज रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। क्यों लिखना पड़ा कॉम्पिटिटिव? अदरवाइज लोग ये समझते हैं कि जिसने पहले अप्लाई किया उसको शेयर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, हम वेट करते हैं सबका एप्लीकेशन आने के लिए और उसके बाद में उनको अलॉट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई द हेडिंग इज रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। इजी है। 33 as well as 130, it means for IPO भी reservation on competitive basis allowed है as well as for FPO। चलो एक एक लाइन को पूरा खोदते हुए पढ़ना। Reservation on competitive basis means reservation, very nice, wherein specified securities are allotted in proportion of the number of specified securities applied for in respect of a particular reserved category to the, मतलब proportion of this to the number of specified securities reserved for that category। इनका मतलब ये है, इनका कहने का इच्छा है रिजर्वेशन ऑन competitive basis means we will be allotting first come first serve basis पे नहीं, लेकिन we will be allotting on प्रो रेटा बेसिस, कि हम प्रो रेटा बेसिस पर अलॉट करेंगे इन अ प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड टू द नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव टू अलॉट। तो इसे कहते हैं रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, प्रो रेटा बेसिस पे। बहुत इजी, एकदम इजी। अब एक एक करके पॉइंट आएंगे। एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 देयर आर सर्टेन पर्संस एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, कि आप रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस में किस किस के फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, the issuer may make reservation on a competitive basis out of the issue size excluding promoters contribution। promoter contribution को तो अलग कर दो, उसमें कहां से रिजर्वेशन करोगे? वो तो 20% प्रमोटर को लाना ही है। excluding promoter contribution and net offer to public in favor of the following categories of person। आप किस किस के फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हो? एकदम सिंपल। 1 एम्प्लॉइज के फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हो, और दूसरा शेयर होल्डर अदर देन प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, आप शेयर होल्डर्स के फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हो। बट सुनना आगे क्या लिखा है, आप अपने शेयर होल्डर के फेवर में तो रिजर्वेशन कर ही सकते हो, साथ ही साथ ऑफ द लिस्टेड सब्सिडरीज और लिस्टेड प्रमोटर कंपनीज। मतलब आज अगर टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया और टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा के शेयर्स कोई और कंपनी के होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स के फेवर में अगर रिजर्वेशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। They can give reservation to their employees, very simple, shareholders of listed subsidiaries। आपके जो listed subsidiaries है उनके फेवर में भी, या फिर इवन listed promoter companies के फेवर में भी। टाटा टेक्नोलॉजीज की प्रमोटर कंपनी कौन है? टाटा मोटर्स। तो अगर वो ये चाहें कि ऐसा रूल रखना है कि जिस भी व्यक्ति के पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं उनके लिए हमने थोड़े शेयर्स को रिजर्व कर दिया है, तो वो ये कर सकते हैं। क्या टाटा टेक्नोलॉजीज ने ऐसा कुछ किया था? यस। परफेक्ट एग्जाम्पल। एम्प्लॉइज के लिए रिजर्वेशन करना तो नॉर्मल चीज है, अपन अपने लिस्टेड सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स या फिर लिस्टेड होल्डिंग के शेयर होल्डर्स के फेवर में भी कर सकते हैं। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? इस लाइन को और बेहतर से समझने के लिए रेगुलेशन में क्या था? वो 38 था क्या? 33 है। चलो वेरी क्लोज। चलो फोकस वेरी केयरफुली। रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, द इश्यूअर में मेक रिजर्वेशन ऑन अ कॉम्पिटिटिव बेसिस आउट ऑफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। इशू साइज में से हम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को हटा के अगर रिजर्वेशन करना चाहे तो कर सकते हैं इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉइज। बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, शेयर होल्डर्स, ओके, अदर देन प्रमोटर ग्रुप, मतलब प्रमोटर ग्रुप के फेवर में कभी भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसको याद रखने के आउटलुक से मत पढ़ो, इसको इंटरप्रिटेशन सही करने के आउटलुक से पढ़ो कि आपका इंटरप्रिटेशन सही जा रहा है क्या। ऐसा ऑफ लिस्टेड सब्सिडरीज, कि हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं लिस्टेड सब्सिडरीज के, हमारी लिस्टेड सब्सिडरीज के शेयर होल्डर्स के लिए भी हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, और हमारी प्रमोटर कंपनीज के शेयर होल्डर्स के लिए भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। हम हमारा प्रमोटर अगर इंडिविजुअल है तो उसके लिए रिजर्वेशन नहीं कर सकते,
लेकिन अगर हमारा प्रमोटर कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं। आज अगर रिलायंस जियो कम्स अप विद एन आईपीओ, जियो इज करंटली अ प्राइवेट कंपनी, यस, तो जियो कन्वर्ट्स इनटू इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक, रिलायंस रिटेल ले लो, रिलायंस रिटेल इज अ पब्लिक कंपनी, रिलायंस रिटेल इज अ पब्लिक कंपनी, रिलायंस रिटेल प्लान्स टू कम अप विद एन आईपीओ। रिलायंस रिटेल के अंदर एग्जांपल मुकेश अंबानी साहब हैज गॉट 40% शेयर्स। रिलायंस रिटेल मुकेश अंबानी साहब के लिए रिजर्वेशन नहीं कर सकते, बट अगर रिलायंस रिटेल में रिलायंस लिमिटेड इज होल्डिंग 40% शेयर्स, तो वो रिलायंस लिमिटेड के जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनके फेवर में रिजर्वेशन कर सकती है। आर वी अंडरस्टैंड? लेकिन अब और एक स्टेप आगे लेके जाऊं, मुकेश अंबानी साहब इज द प्रमोटर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, उनके फेवर में भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनके फेवर में रिजर्वेशन किया जा सकता है। चलो एकदम सिंपल रखते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते। कभी भी अगर आपको रिजर्वेशन करना तो आप कर सकते हो एम्प्लॉय के फेवर में, या अपनी लिस्टेड सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स के फेवर में, या लिस्टेड प्रमोटर कंपनी के शेयर होल्डर के फेवर में, प्रोवाइडेड दैट द इश्यूअर शैल नॉट मेक एनी रिजर्वेशन फॉर द लीड मैनेजर। इंप्लॉइज के फेवर में कर सकते हो, लेकिन लीड मैनेजर के फेवर में नहीं, रजिस्ट्रार के फेवर में नहीं। रजिस्ट्रार मतलब आरटीए, जो हमारा टेम्पररी ये इंटरमीडिएट जिसको हमने अपॉइंट किया है, आरटीए, प्रमोटर, डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, देयर प्रमोटर डायरेक्टर एम्प्लॉइज, एंड फॉर द ग्रुप और एसोसिएट कंपनीज as defined Companies Act of the lead manager, registrar and syndicate member and their promoter director and employees। क्या करना है मैं बताता हूं एकदम आराम से। सबसे पहले रिजर्वेशन किसके फेवर में करना है? हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज के फेवर में। चलो ये रखा मैंने एम्प्लॉइज को, कौन है? ये एम्प्लॉय है, ठीक है। हमारी कंपनी के एम्प्लॉय के फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हैं, और हम हमारे शेयर होल्डर्स के फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये शेयर होल्डर्स है, ठीक है, ये हमारे शेयर होल्डर्स के फेवर में, ठीक है। एम्प्लॉइज के फेवर में और शेयर होल्डर्स के फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे शेयर होल्डर छोड़ो, हमारे लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर के फेवर में और लिस्टेड प्रमोटर कंपनी के शेयर होल्डर के फेवर में, इनके फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हैं। चलो रिजर्वेशन हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने तीर निकाला। अब हम बात कर रहे हैं कि किस किस के फेवर में रिजर्वेशन नहीं कर सकते जो इस भीड़ में आने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले तीनों को उड़ाया। किन तीनों को उड़ाया? लीड मैनेजर ऑफ, ऐसे कौन करता है? यस, पोस्ला इधर। चल सबसे पहले हमने किसको उड़ाया? लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार और सिंडिकेट मेंबर। चल तीर निकाला। हाँ तीर ही ट्रेंड में आजकल, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। चलो उसके बाद में सबसे पहले फोड़ा हमने लीड मैनेजर। क्या आपके फेवर में नहीं हो सकता? रजिस्ट्रार आरटी आपके फेवर में नहीं हो सकता, सिंडिकेट मेंबर आपके फेवर में नहीं हो सकता, आपके फेवर में रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। इन्होंने कहा चलो हमारे फेवर में नहीं हो सकता ना, हम क्या कर सकते हैं और किसी के फेवर में करते हैं। रुको, कॉमा, देयर प्रमोटर डायरेक्टर एम्प्लॉय। देयर प्रमोटर डायरेक्टर एम्प्लॉय में किसके प्रमोटर डायरेक्टर एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं? इन तीनों के। तो इन तीनों के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज हैं, उन सबको भी डिवाइड कर दिया आपने। तो इन तीनों के जितने प्रमोटर हैं, मान ली, अरे ये भी तो कंपनीज होती है। लीड मैनेजर हमने देखा ना, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये लोग कंपनीज हैं। इन कंपनीज के भी जो प्रमोटर हैं, इन कंपनीज के भी जो एम्प्लॉयज हैं, इन कंपनीज के भी जो डायरेक्टर्स हैं, उनको भी हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया। बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। और देखो, एंड फॉर द ग्रुप और एसोसिएट कंपनीज, ये जो लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार और सिंडिकेट हैं, इनकी जो ग्रुप और एसोसिएट कंपनीज हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लीड मैनेजर है, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को सबसे पहले इनएलिजिबल किया। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एम्प्लॉय, डायरेक्टर, प्रमोटर, इनको इनएलिजिबल कर दिया। फिर आईसीआईसीआई आ रही थी, आईसीआईसीआई एक सेपरेट कंपनी है, वो आ रही थी, हम तो अप्लाई कर सकते ना? बोले नहीं, यू आर अ ग्रुप ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ओनली ना, आप उसी के ग्रुप का मेंबर हो, यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। देन द ग्रुप और एसोसिएट कंपनीज ऑफ द लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार एंड सिंडिकेट मेंबर, उनको भी इनएलिजिबल कर दिया। क्या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के तो सब लोगों को इनएलिजिबल किया, इसके कोई भी ग्रुप या एसोसिएट कंपनीज है उनको भी इनएलिजिबल कर दिया। और आईसीआईसीआई ने कहा मैं इनएलिजिबल हूं, मेरे एम्प्लॉइज, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे जो प्रमोटर वो तो कर सकते हैं। एंड देयर का मतलब
ये तीनों के ग्रुप के जो प्रमोटर डायरेक्टर एम्प्लॉइज हैं उनको भी इनएलिजिबल कर दिया। आर वी अंडरस्टैंड? वो अपने एक्सटेंडेड इमेजिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ना पिछले 20 सालों से पूछा है, ना आगे कभी पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ पा रहे हो, सिमिलर प्रोविजंस हर लॉ में आएंगे तो बहुत इजी जाएगा एकदम कि हाँ 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 ऐसा ही है, सबको इनएलिजिबल कर देते ऐसा। अब इन्होंने किसको इनएलिजिबल किया? अगर मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता हूं, चलो हम रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं हमारे कंपनी के जो लीड मैनेजर है उनके फेवर में, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं कर सकते क्या? हमारा जो लीड मैनेजर है तो कंपनी है, उस कंपनी के प्रमोटर के फेवर में नहीं कर सकते। हमारा जो लीड मैनेजर है उसकी ग्रुप कंपनी, उसका एक एसोसिएट है, एसोसिएट तो 20% ही है, उसके फेवर में नहीं। उस एसोसिएट जो है उसके इंप्लॉय के फेवर में नहीं कर सकते। मैं क्या, जो हमारे लीड मैनेजर है उनकी एक एसोसिएट ग्रुप में कंपनीज है, उस एसोसिएट ग्रुप की कंपनीज के जो प्रमोटर हैं कर सकते हैं, उन प्रमोटर के रिलेटिव। रिलेटिव को तो कहीं भी प्रोहिबिट नहीं किया। चलो मैं और क्लोज आ जाता हूं वापस। हमारा जो रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट है ना, उसके प्रमोटर नहीं, उसके रिलेटिव। आर वी गेटिंग सम आइडिया? तो बस इसको अगर प्रेम से समझ पा रहे हैं तो ये हो गया पहली चीज कि किसके फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हैं, किसके फेवर में रिजर्वेशन नहीं कर सकते, अंडर द फर्स्ट पॉइंट। चलो एक चीज, फर्स्ट पॉइंट के तहत क्या हम हमारी कंपनी के इंप्लॉइज के फेवर में रिजर्वेशन कर पा रहे हैं क्या? रीड करो एक बार। कर पा रहे हैं? हमारी कंपनी के इंप्लॉइज के फेवर में कर पा रहे हैं? ठीक है। हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स के फेवर में कर पा रहे हैं क्या? रीड इट अगेन। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो ऑफ है, ऑफ लिस्टेड सब्सिडरी एंड कंपनीज, इज दिस एप्लीकेबल ओनली टू शेयर होल्डर और दिस इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय एज वेल? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आ सकता है? हम सबसे पहला इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू शेयर होल्डर, बिकॉज वो उसी लाइन में दे रखा है ना। ये तो बेयर एक्ट है, हमारे नोट्स तो है नहीं कि लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। बेयर एक्ट में उसी लाइन में दे रखा है। अगर इनका इंटेंट होता दोनों पे कवर करना तो ये नीचे वाली लाइन में दे देते। ऐसा हम मान सकते हैं, अभी तो रीजनेबली बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से हमारा इंटरप्रिटेशन क्या बन रहा है फर्स्ट पॉइंट का, कि हम रिजर्वेशन कर सकते हैं ओनली इन द फेवर ऑफ इंप्लॉइज ऑफ आर कंपनी। उनके फेवर में हम हमारी कंपनी के इंप्लॉइज के फेवर में कर सकते हैं। और हम शेयर होल्डर ऑफ आर एम्प्लॉय नहीं, आर एम्प्लॉय कहां लिखा है? आर कंपनी तो लिखा ही नहीं है। शेयर होल्डर ऑफ लिस्टेड सब्सिडरी और लिस्टेड प्रमोटर, लिस्टेड छोड़ो, हमारी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर और हमारे प्रमोटर कंपनी के शेयर होल्डर के फेवर में ही कर सकते हैं रिजर्वेशन। मतलब हमारे शेयर होल्डर के फेवर में रिजर्वेशन ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? एकदम मजे में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो फर्स्ट पॉइंट है ना। तो अगर इस फर्स्ट पॉइंट को मैं एकदम लिटरल पढ़ने की कोशिश करता हूं, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन आएगा हमारा अगले 5 मिनट में, अगर एकदम लिटरली पढ़ें तो इसका मतलब है कि हम किसके फेवर में कर सकते हैं रिजर्वेशन? हम कर सकते हैं रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ employees. If nothing is given, we can presume they're talking about our employees. Okay. Then shareholders. Shareholders of our subsidiary company and our promoter companies. तो आर कंपनी के शेयर होल्डर तो बोला ही नहीं इन्होंने। एकदम आराम से, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इस प्रोवाइडेड को तो हमने पढ़ लिया है, प्रोवाइडेड को छोड़ दो और सिर्फ यहां से यहां तक एक बार रीड करो, फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक बार रीड करो, फिर आप कुछ भी झगड़ा करना चाहते हैं मुझसे कर सकते हैं। एक बार रीड करो। हाँ मैम करेंगे, आराम से रीड तो करो। जूम कर दूंगा मैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये आपको पढ़ने में और परेशानी दे रहा है क्या? नहीं है, ठीक है, बहुत सुंदर। नीचे का प्रोविजन नहीं पढ़ने का, वो आई थिंक सबका क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुका है।
सॉरी। चलो एक बार रीड किया है। चलो, दो इंटरप्रिटेशन तो ये हो ही सकते हैं, ये तो मैंने पहले ही बात कर ली आपसे कि एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर दोनों के लिए ये वर्ड यूज करेंगे, ये तो एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है ही, या फिर हम सिर्फ शेयर होल्डर के लिए यूज करेंगे। बट समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय लिखा है फिर शेयर होल्डर लिखा है और सिर्फ कवर किया इन्होंने लिस्टेड सब्सिडियरी लिस्टेड प्रमोटर कंपनी। ठीक है, यस यार, आप कुछ कहना चाहते थे मैम? को एक्सप्लेन कर दूं मैं? हमारी जो भी प्रमोटर कंपनीज हैं उनके शेयर होल्डर के फेवर में भी हम कर सकते हैं। प्रमोटर कंपनी मतलब हमारी कंपनी की जो भी, जिसने भी हमारी, हमें प्रमोटर पता है, और प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल और अ कंपनी, तो हमारे जो प्रमोटर कंपनीज है, एज इजी एज दैट। होल्डिंग भी हो सकते हैं, वो होल्डिंग नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं उनका होल्डिंग होना। हमारे प्रमोटर्स जो होते हैं, तो प्रमोटर कैन बी अ कंपनी ऑल्सो, तो हमारे जो प्रमोटर कंपनीज हैं उनके शेयर होल्डर के भी फेवर में हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। व्हाई इज इट सो? टाटा मोटर्स प्रमोटर कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज की, तो टाटा टेक्नोलॉजीज का जब आईपीओ आया, उन्होंने कहा कि हम टाटा मोटर्स के सारे शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं, अपनी प्रमोटर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन रख सकते हैं। सिंपल है, बस यही कंफ्यूजन था क्या? ठीक है, यस यार। हाँ, हो बिल्कुल ठीक है। इनका कहना है कि अगर हम हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए स्पेशली को रिजर्वेशन रख देते हैं, तो वो तो ईएसपीएस हो जाएगा ना। हाँ, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, कि हम पब्लिक इशू का एक पार्ट एम्प्लॉयज के लिए रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ईएसपीएस वही तो होता है। रुक जाओ सर, ये तो परफेक्ट इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर इन द सेकेंड पॉइंट। आपका भी दिमाग और खराब होगा। द रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस शेल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। हम फर्स्ट पे वापस आएंगे, पर जब भी आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं, इट विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। व्हाट? ए, द एग्रीगेट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए हम जो भी एग्रीगेट रिजर्वेशन करना चाहते हैं, तो अभी के लिए हम जो इंटरप्रिटेशन लेके नीचे आ रहे हैं वो ये है कि एम्प्लॉइज तो हमारी कंपनी के ही होने चाहिए। एम्प्लॉइज ऑफ इशुअर कंपनी एंड शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड सब्सिडरी और लिस्टेड प्रमोटर कंपनी, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। तो इसका मतलब हो गया, इंप्लॉई ऑफ लिस्टेड प्रमोटर और लिस्टेड सब्सिडरी आर नॉट कवर्ड एंड शेयर होल्डर ऑफ इशुअर आर नॉट कवर्ड। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अभी का इंटरप्रिटेशन तो ये है हमारा कि इंप्लॉई हमारी कंपनी के और हमारे प्रमोटर और सब्सिडरी के शेयर होल्डर, इनके फेवर में हम कर सकते हैं रिजर्वेशन, और वो लिस्टेड होना चाहिए। वैसे भी ये टॉपिक है आईपीओ के लिए। तो आईपीओ है, तो आज एक कंपनी जब आईपीओ लेकर आ रही है तो पहली बार पब्लिक इशू कर रही है अपना, उसके जो भी शेयर होल्डर्स भी होंगे वो प्री इशू शेयर होल्डर्स वगैरह सब होगा। ठीक है ना? तो ये इंटरप्रिटेशन में कोई बहुत परेशानी नहीं है, बट ये हुआ हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज के फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हैं, और हमारी होल्डिंग कंपनी और हमारी सब्सिडरी कंपनी जो है उनके शेयर होल्डर्स के फेवर में रिजर्वेशन कर सकते हैं। इस इंटरप्रिटेशन के साथ आगे चलते हैं। द एग्रीगेट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉय, जो भी हमने एम्प्लॉय के लिए रिजर्वेशन किया, it should never exceed, it shall not exceed 5% of the post issue capital of the issuer। हम एम्प्लॉइज के फेवर में जो रिजर्वेशन करना चाहते हैं, हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज के फेवर में जो रिजर्वेशन करना चाहते हैं, अभी तक तो इंटरप्रिटेशन वही है, वो मैक्सिमम हो सकता है 5% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल। जो भी हमारा पोस्ट इश्यू कैपिटल है, जो भी हमारा कौन सा कैपिटल है? पोस्ट इश्यू कैपिटल। इस इश्यू साइज की बात नहीं कर रहे हैं, पोस्ट इश्यू कैपिटल। हमारा ऑलरेडी कैपिटल था 10 करोड़ और हम आईपीओ लेकर आ रहे हैं 10 करोड़ का, तो हमारा टोटल कैपिटल हो जाएगा 20 करोड़। तो ये 20 करोड़ का 5% जो है, ये हम हमारे एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट इश्यू कैपिटल का मैक्सिमम हम 5% जो है वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर एम्प्लॉयज। लेकिन द वैल्यू ऑफ एन अलॉटमेंट टू एनी एम्प्लॉय शेल नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीस। लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को हम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। इसको स्किप कर देता हूं पूरा, अभी मैं इसको अभी के लिए पूरा स्किप। ये एक छोटी सी बात है, ये एंड में पढ़ेंगे, जबरदस्ती परेशान नहीं होना। नेक्स्ट, रिजर्वेशन फॉर शेयर होल्डर आपकी लाइफ को कितना बर्बाद कर सकता है लॉ मेकर, देखना भी। रिजर्वेशन फॉर शेयर होल्डर, जो हमारा शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कौन है? हमारे लिस्टेड होल्डिंग कंपनी का, लिस्टेड प्रमोटर कंपनी का और लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी का।
उसके फेवर में मैक्सिमम रिजर्वेशन कितना हो सकता है? नॉट एक्सीड 10% ऑफ द इशू साइज। हो गया इस बार जो इशू लेकर आ रहे हो। तो अगर हमारा 10 करोड़ का पहले का कैपिटल था, 10 करोड़ का अभी का इशू आ रहा है, टोटल पोस्ट इशू कैपिटल 20 करोड़ हो रहे हैं, तो इंप्लॉय के फेवर में कर सकते हैं 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, और हमारे शेयर होल्डर के फेवर में कर सकते हैं हम 5% 10% ऑफ द इशू साइज। क्या लिखा है समझ में आ रहा है क्या? क्यों मत पूछना, क्या है ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है सर, पर क्यों? क्या बोला क्यों नहीं? क्या लिखा है समझ? ठीक है सर। नो फर्दर एप्लीकेशन, ये इजी है। नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन द नेट ऑफर कैटेगरी कैन बी मेड बाय पर्सन except an employee and retail individual shareholder in favor of whom reservation on a competitive basis is made। कोई भी व्यक्ति जिसके फेवर में हमने रिजर्वेशन किया है कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, वो जनरल के अंदर आके फिर अप्लाई नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जिसके लिए हमने स्पेशल रिजर्वेशन रखा है, फिर आप जनरल के अंदर आके अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आपके लिए रिजर्वेशन किया है तो आप जनरल में आके अप्लाई नहीं कर सकते, बट इसमें इन्होंने एक्सेप्शन दिए। लेकिन इंप्लॉई जो है वो जनरल में आके भी अप्लाई कर सकता है और ओपन में भी अप्लाई कर सकता है। जो रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर है वो जनरल में भी आके अप्लाई कर सकते हैं और ओपन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कारण, थिंक अबाउट इट, इन दोनों को क्यों अलाउ किया कि आप आपके रिजर्वेशन के अंदर भी अप्लाई करो और आप ओपन आके भी अप्लाई कर सकते हो। उनको 2 लाख तक का लिमिट दे दिया ना, तो अगर आपको 2 लाख तक का लिमिट दिया हुआ है तो उस केस के अंदर आपको कह दिया है कि आप यहां पे 2 लाख तक तो रिजर्वेशन वाले पोर्शन में आ जाओगे, लेकिन इसके ओवर एंड अबाव चाहो तो बाहर आ सकते हो। अगेन प्रॉब्लम, इंप्लॉय के लिए तो ठीक है कि इंप्लॉय अपने रिजर्वेशन के अंदर 2 लाख तक ले सकता है और उसके बाद में उसको और चाहिए तो वो जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। रिटेल तो ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिटेल अगर 2 लाख से ज्यादा आएगा तो वो रिटेल ही नहीं रहेगा ना। सर थोड़ा सा ये नस दुख रही है यहां से, ठीक है? एकदम मजे में रहो। क्यों ये सब डिस्कस करना जरूरी है? क्योंकि हम इतना फॉर ग्रांटेड लेके नहीं सकते। इन्होंने क्या सोच के बनाया है? एक ऐसा सब्जेक्ट है आईसीडीआर, आईसीडीआर पे 100 मार्क्स का सब्जेक्ट हो सकता है। इतना हमको खुद को रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ना पड़ेगा आगे खुद को। लेकिन हाँ, एक बार अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इनका कहना है कि रिटेल को भी अगर रिजर्वेशन के पोर्शन में है तो बाहर से आके भी अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब यही होगा कि रिटेल को ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में मिला के 2 लाख से ज्यादा उसका एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। तो रिटेल अगर अपने रिजर्वेशन पोर्शन में 1 लाख के लिए कर रहा है तो वो बाहर से आके दूसरे पोर्शन के अंदर भी कर सकता है। दूसरे पोर्शन में रिटेल को आके अलाउ किया, लेकिन रिटेल कभी भी उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिटेल बाहर से निकलेगा। अब वो अगर एनआई में आना चाहता है तो उसको रिटेल तो छोड़ना पड़ेगा ना। मैं रिटेल भी हूं, इंप्लॉय भी हूं। अगर आप रिटेल भी हैं और इंप्लॉय भी हैं तो फिर आप रिजर्वेशन के अंदर एज एन एम्प्लॉय कंसिडर किए जाए, क्योंकि इंप्लॉय को सेम बेनिफिट दिया है, लेकिन उसकी जो लिमिट है 2 लाख की वो एक्सपेंडेबल है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा एम्प्लॉय में। तो अगर आप रिटेल भी एम्प्लॉय भी हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट ट्रीट किया जाएगा। वापस इस लाइन को रीड करते हैं। नो फर्दर एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन इन हुज फेवर वी हैव डन रिजर्वेशन। तो जिसके फेवर में रिजर्वेशन किया है उसको, सॉरी, सब ठीक हो जाएगा। चलो, जिस भी व्यक्ति के फेवर में हमने रिजर्वेशन किया है वो व्यक्ति ओपन कैटेगरी में आके अप्लाई नहीं कर सकता। ये समझ में आ रहा है? और इसके अंदर एक एक्सेप्शन दिया है रिटेल और एम्प्लॉय। ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है। थोड़ा सा रिटेल के लिए सेंस नहीं बनता है, बट एम्प्लॉय के लिए ठीक है सर, कि एम्प्लॉय 2 लाख तक तो इधर आ जाएगा, उसके बाद में चाहे तो ओपन कैटेगरी में जाके और अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है सर, चलेगा। तो अगर एक कंपनी ईएसपीएस और पब्लिक इशू साथ में ला रही है तो एम्प्लॉय ईएसपीएस में जाके 2 लाख तक अप्लाई कर सकता है, पब्लिक इशू में और एडिशनल अप्लाई कर सकता है, चलेगा। ये एम्प्लॉय को अलाउड है। लेकिन नॉर्मली कोई और व्यक्ति जिसके फेवर में रिजर्वेशन किया है तो उसको ये अलाउड नहीं है। सर कोई और व्यक्ति कैसे हो सकता है? हमारे प्रमोटर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मौका मिला है यहां पे आने का। हमारे प्रमोटर कंपनी के कोई शेयर होल्डर हैं जिनके पास शेयर्स हैं प्रमोटर कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के, वो यहां पे उनको शेयर्स मिल रहे हैं 5-10 लाख रुपए के, रिटेल नहीं है वो, लेकिन उनके फेवर में रिजर्वेशन हुआ तो वो ओपन कैटेगरी में आकर और अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज मान लीजिए टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया,
उन्होंने कहा टाटा मोटर्स में जिनके पास शेयर्स है उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो एक रेशियो दिया उन्होंने कि इतने 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 ऐसे कुछ शेयर्स मिल जाएंगे। मैंने आके 10 लाख रुपए का एप्लीकेशन दिया है ऑन टाटा टेक्नोलॉजीज ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट आई एम द शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स। क्या मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं? नहीं। तो अब मैं ओपन कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रिजर्वेशन के अंदर अप्लाई कर पाऊं। तो एक व्यक्ति जिसके लिए रिजर्वेशन किया है वो ओपन कैटेगरी में आके अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है सर। डी, डी इज इजी, डी विल नॉट टेक एनी एफर्ट्स। दिस सिंपली मीन्स तोड़ दो ये दीवारें। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है। चलो, नहीं नहीं अच्छा हुआ ना, इससे क्या फायदा हो गया कि सब जग तो गए। कोई अरे आप उठे हुए थे सर, हाँ ऐसा टेंशन मत लो, मुझे पता है आप 5 बजे उठ जाते हो। चलो और चलिए आते हैं हम लोग। यस यार, एनी अनसब्सक्राइब पोर्शन इन एनी रिजर्व कैटेगरी। आज हमने रिजर्व कैटेगरी के अंदर 1 लाख शेयर्स रखे थे उनके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, वहां पे अनसब्सक्राइब पोर्शन रह गए। भैया एप्लीकेशन आई ही 80,000 के लिए, हमने रिजर्व करके रखे 1 लाख शेयर्स फॉर एम्प्लॉइज, एप्लीकेशन आई ही 80,000 के लिए। मे बी एडेड टू एनी अदर रिजर्व कैटेगरी, उसको हम दूसरे रिजर्व कैटेगरी के अंदर ऐड कर देंगे। एंड द अनसब्सक्राइब पोर्शन इफ एनी आफ्टर सच इंटर से एडजस्टमेंट अमंग द रिजर्व कैटेगरी शेल बी एडेड टू नेट ऑफर कैटेगरी। चलो मैं समझाता हूं, 100% समझेगा। 4 एकदम अच्छे मित्र हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 4 लोग यहाँ पे देख क्या रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, 4 लोग हैं कोई भी, बस है ना। ढूंढ रहे हो, दिख नहीं रहा चौथा मुझे, इधर आओ। चलो आपको ये 4 ये 5 फर्स्ट 5 जो है ना ये बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने डिसाइड किया कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। मैं आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए रसगुल्ला लेकर आऊंगा, ठीक है ना। हाँ, हर एक व्यक्ति को गुलाब जामुन लेकर आऊंगा, है ना, मस्त गर्मा गर्म, ठीक है। हर एक व्यक्ति को 10-10 गुलाब जामुन मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ 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 लिसन टू मी, नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, चलो 5-5 रखते हैं, थोड़ा डुएबल करते हैं, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति को 5-5 गुलाब जामुन मिलेंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई वेंट ऑन 5 5 5 5 5, सबको 5-5 गुलाब जामुन दे दिए, ऐसे पूरी क्लास को 5-5 गुलाब जामुन दे चुका हूं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो 5 बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। उसमें से ये जो बच्ची ना, ये 3 गुलाब जामुन खा के ढह गई, बोले बस, ठीक है, एकदम आराम से। नाउ शी हैज एन ऑप्शन दैट शी कैन गिव द रिमेनिंग 2 गुलाब जामुन्स टू मी बैक, wherein any of one of you who would want to take extra can take extra। कोई तो होगा ना जो 5 का बोलेगा। So now option 1 is she can give the extra 2 to me and then I can give it to you, but you will not do that. What you guys will do is, first you will have 3, then if at all you are left with 2, you will ask your friend first, अपने आसपास में, देखो ठीक है, देखो ठीक है, देखो ठीक है, देखो ठीक है। अगर किसी के पास 2 एक्स्ट्रा है, किसी के पास 1 एक्स्ट्रा है, इन्हीं में से किसी को 1 एक्स्ट्रा खाना है, वो वहां से लेगा। ये सबसे पहले आपस में एडजस्ट कर लेंगे पूरा, क्या आपस में एडजस्ट हो गया, खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ, 2 और चाहिए हमको, ठीक है। या फिर मान लीजिए हो गया और हमारे पास में 2 एक्स्ट्रा बच चुके हैं, उसके बाद में ये लोग यहां पर लाके देने वाले हैं। दिस मेक सेंस राइट। एंड नाउ इफ इट ऑल ऐसा हो गया कि ये ऐसे 2 इन्होंने बचा दिए, इंटर से एडजस्टमेंट के बाद बच गए, फिर इन्होंने दिए, फिर आई विल मेक इट ओपन टू एवरीवन कि कोई भी व्यक्ति लेना चाहे तो ले सकता है। दिस मेक सेंस। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन रिजर्वेशन। आई विल गिव यू द सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल से याद रहेगा, सेकंड एग्जांपल आप रिलेट कर पाओगे, और थर्ड रहेंगे हम सिक्योरिटीज का। कॉलेज के अंदर एडमिशन है, टोटल 100 सीट्स है, 20 इज रिजर्व फॉर स्पोर्ट्स कोटा, 20 इज रिजर्व फॉर फिजिकली हैंडीकैप एंड 60 इज ओपन फॉर पब्लिक। फोकस। आप तो सब जगह में ना, रसगुल्ले पे तो कैसी बातें कर रहे हो, घर से लोग आ जाते हैं, ठीक है, इधर आओ। ओके आपको कल इडली नहीं मिली है, चलो 100 सीट थी कॉलेज में, 20 फॉर फिजिकली हैंडीकैप, 20 रिजर्व फॉर स्पोर्ट्स कोटा एंड 60 ओपन फॉर जनरल। नाउ कॉलेज के अंदर पीपल स्टार्टेड अप्लाइंग, 12th के बेस पे एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, 12th के परसेंटेज के बेस पे। नाउ ये जो 100 है, लिखता हूं तो आपको ध्यान भी रहेगा। एक ही बारे में बहुत अच्छे से समझ लो स्पिल ओवर कैसे फंक्शन करता है।
100 seats. ठीक है, एक और रिजर्वेशन होना चाहिए मैथमेटिकली हैंडीकैप लोगों के लिए। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग। सो 60-20-20 ये रिजर्वेशन है। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि यहां पे तो आ गए 400 एप्लीकेशंस, यहां पर आ गए 16 एप्लीकेशंस, और यहां पर आ गए 22 एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस रिसीव्ड, सीट्स अवेलेबल। सही है, नॉर्मल है। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, ये 16 एप्लीकेशंस ही आई हैं फॉर 20 सीट्स, तो इन सबको तो अलॉटमेंट हो जाएगा। 16 लोगों को अलॉटमेंट हो गया, और यहां पे कितनी सीट्स अभी बच गई, 4। अभी जो 4 सीट बची हुई है इनके पास, एडमिशन है ना, कॉलेज में दे सकते हैं। ये पहले किसको देंगे, ये पहले देंगे टू अदर रिजर्व कैटेगरी, कि ये लो हमारी बची हुई 4 सीट तुम ले लो। इसे कहते हैं स्पिल ओवर, कि हमारा बच गया है, हमारे पास में 16 ही एप्लीकेशन आए, हमारे पास 20 सीट थी विच वी हैव केप्ट फॉर फिजिकली हैंडीकैप, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 4 सीट्स। वी विल गिव द सीट्स टू अदर रिजर्व्ड कैटेगरी फर्स्ट, वी विल नॉट डायरेक्टली गिव इट टू ओपन कैटेगरी। सीधे ओपन को देंगे तो अभी फिल हो जाएगी, नहीं, वी विल गिव इट टू अदर रिजर्व कैटेगरी। नाउ द अदर रिजर्व कैटेगरी हैज गॉट 24 सीट्स, और एप्लीकेशन कितने आए, 22। ये इनको भी फुल अलॉटमेंट हो गया सबको, लेकिन अभी भी कितने सीट बच गए, 2 सीट। एंड नाउ ये जो 2 सीट्स हैं, ये 2 सीट्स फिर दिए जाएंगे टू जनरल, और ये हो जाएगा 62 सीट्स, और 62 सीट्स फिर 400 के अंदर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो इस 400 में से 62 विल गेट द सीट्स। आर वी अंडरस्टैंड? नाउ रीड दिस लाइन फॉर कंपनीज एंड शेयर्स, समझ में आएगा, बहुत आसान। जूम करना है, यही मैक्सिमम है यार। It's quite easy. That is how spillover functions in all the laws. सबसे पहले दिया जाएगा टू अदर रिजर्व्ड कैटेगरी। सर 2-3 रिजर्व्ड कैटेगरी है तो पहले आप आपस में पूरा खेल लो, ऐसा, उसको लेके डिटेल लॉज नहीं है, आपस में आप पूरा खेल लो जो भी कैटेगरी है, फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो आप ओपन को दे दोगे, ऐसा। अब सर उसके इंटरनली हमें किसको पहले देना है, ये डिस्क्रिशन है आपका, समझ में आया? अगर मैं इस केस में 3 कैटेगरी कर दूं रिजर्वेशन की भी, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट वो इंटरनली आपको कैसे करना है करो, लेकिन सबसे पहले आप उसको देंगे किसको, इंटरनल रिजर्व कैटेगरी। फिर रिजर्व कैटेगरी में भी बच गया एंड में कुछ सीट्स, तो वो आएंगे नेट ऑफर टू पब्लिक। लेट्स रीड इट वंस। एनी अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन इन एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, सही है, मे बी एडेड टू एनी अदर रिजर्व्ड कैटेगरी। मैंने 4 सीट ले जाके उधर दी थी ना, एंड द अनसब्सक्राइब पोर्शन इफ एनी आफ्टर सच इंटरसे एडजस्टमेंट, जो 2 सीट बच गई थी अमंग द रिजर्व्ड कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज को देने के बाद एंड में शेल बी एडेड टू नेट ऑफर कैटेगरी। 2 सीट एंड में 60 के अंदर ऐड कर दी ना हमने, दिस इज हाउ इट इज। अब इसको लास्टली एक शेयर का एग्जांपल ले लेता हूं, अब आई थिंक किसी को जरूरत नहीं है वैसे एग्जांपल की। हमारी कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है, हमारी कंपनी ने इसमें से 60,000 रखे हैं फॉर पब्लिक, 20,000 एम्प्लॉइज, 20,000 शेयर होल्डर्स, सही है। यही तो 2 पॉपुलर कैटेगरीज हैं, इसके अंदर हमने रिजर्व कर दिए हैं। अब क्या हुआ, हमारा एप्लीकेशन कुछ यहां पर आ गया 5 लाख, यहां पर आ गया 12,000, और यहां पर आ गया 24,000। आई होप यू नो, आप फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके मन में बताओ कि ये इवेंचुअली एंड में 60,000 को कितनी सीट्स मिलेगी, मन में, मन में कितने शेयर्स मिलेंगे। लड्डू एकदम, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। यहां पे 20,000 शेयर्स हैं, और इस कैटेगरी में एप्लीकेशन सिर्फ कितने शेयर्स के लिए आई, 12,000, तो 8,000 बच गए। लेकिन हम पहले किसको देते हैं, दूसरे रिजर्व्ड कैटेगरी को, दूसरे रिजर्व्ड कैटेगरी को दे दिए। अब हमारे पास इस कैटेगरी को मिलकर 28,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कितने हैं, सिर्फ 24,000। तो अब यहां पे जो बचे हुए 4,000 शेयर्स हैं वो हम यहां पर
दे देते हैं, तो ये हो गया टोटल ओपन ऑफर को मिल जाएगा 64,000। इसको अब हम हमेशा कहेंगे स्पिल ओवर। एक का बचा हुआ दूसरे को देना अलाउड है, बट स्पिल ओवर पहले किया जाएगा अमंग रिजर्व्ड कैटेगरीज, फिर कुछ बचा तो मिलेगा टू ओपन कैटेगरी। क्वाइट इजी। लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन द नेट ऑफर कैटेगरी, एक ऐसी चीज जो कभी नहीं होगी, बट ये क्या इमेजिन कर रहे हैं कि सुनो, ये कभी कभी क्या होता है ना, एकदम आपका एक दोस्त है बहुत ही परेशान, मतलब आपके पास है 6 गुलाब जामुन, उसके पास है 1 गुलाब जामुन, आप उसको कह रहे हो सुनना यार देखो चाहिए हो तो मांग लेना, तो इन रेसिप्रोकेशन वो क्या बोल रहा है, हाँ देखो भी चाहिए तो मांग लेना। क्या मांग लेना, एक है जो भी आधा तेरे मुंह के अंदर है भी। अब ये क्या कह रहे हैं, अभी हमने बहुत बोला ना नेट ऑफर टू पब्लिक को, कि हम आपस में करके एक्स्ट्रा हुए तो तुमको देते हैं, तो नेट ऑफर टू पब्लिक भी क्या कह रहा है देखना, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन नेट ऑफर कैटेगरी, spillover to the extent of under subscription shall be permitted from the reserved category to the net offer category। समझना अच्छे से क्या करेंगे, in case of under subscription in net offer category, अगर net offer category के अंदर under subscription है तो spillover allow कर रहे हैं हम to the extent of under subscription shall be permitted from the reserved category to net offer। reserved category to net offer का मतलब ये नहीं है net offer to reserved category आ रही है seats, लेकिन shares तो इधर की, मतलब applicants तो इधर की इधर आ रहे हैं ना, ऐसे तरीके से कह रहे हैं। इसको समझाता हूं आपको, रियल लाइफ में कभी होगा ही नहीं। ये कौन सा केस कह रहे हैं कि ये हमारा कॉलेज है, ये हमारी सीट्स अवेलेबल है, और हमारे कॉलेज में क्या हुआ कि ये यहां पर आए 40 एप्लीकेशन, यहां पर आए 50 एप्लीकेशन, यहां पर आए 20 एप्लीकेशन ही है, पब्लिक में एप्लीकेशंस नहीं है, तो हम फिर स्पिल ओवर अलाउ करेंगे, और यहां पे 20 लोगों को सीट नहीं मिली, यहां पे 30 लोगों को सीट नहीं मिली, इन लोगों को हम यहां पे स्पिल ओवर अलाउ कर देंगे और सीट्स दे देंगे। तो ये अदर वे कह रहे हैं कि जैसे रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर इंटर से एडजस्टमेंट के बाद वो नेट ऑफर टू पब्लिक को दे सकते हैं, कभी अगर नेट ऑफर टू पब्लिक कैटेगरी के अंदर भी अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो वो रिजर्व कैटेगरी को दे देंगे, विच इज अ मिथ विच विल नेवर हैपन। नेट ऑफर के अंदर क्या लोग 5 10 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन कर देते हैं, तो वहां पे अंडर सब्सक्रिप्शन होना तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं ऐसा, बट फिर भी लॉ तो इसी हिसाब से बनेगा। लास्ट पॉइंट, an applicant in any reserved category may make an application for any number of specified securities but not exceeding the reserve portion for that category। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना टोटल रिजर्व पोर्शन है उससे ज्यादा का एप्लीकेशन कभी भी नहीं हो सकता। आज का लेक्चर तो यहीं रुकेंगे हम, कल हम इस रेगुलेशन को वापस देखेंगे। एकदम मजे में रहो, अभी जितना भी टाइम लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे वापस सीधा बोलूंगा मैं कि स्पिल ओवर अलाउड है, एंड यू शुड लाइक हां सर अलाउड है, यस थम्स अप। तो आपको स्पिल ओवर का मतलब यहां पे अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ना है, एकदम मजे में। घर जाके एक बार इसको रेगुलेशन को एक और बार ट्राई कर सकते हो आप, जो शुरुआत में एम्प्लॉय वगैरह का इंटरप्रिटेशन है वो सब देख लो, कल हम इसको क्लोज कर देंगे, कल मोस्ट लाइकली हम आईसीडीआई के सारे बेसिक्स को कंप्लीट कर देंगे। चलो खेलो को ऐश करो।